जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 90। आज के लेक्चर के दो हिस्से होंगे। ये जो हिस्सा है हमारा वो है 90 का पार्ट ए। इस हिस्से में चैप्टर 9 के दो थ्योरेटिकल लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। एक बेसिकली इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन के हवाले से है, बेसिक कंसेप्ट से इंटरनल कंट्रोल के एलिमेंट्स कितने होते हैं, और दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव रिलेट करता है कि अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमने इवेल्युएट करना हो, उसे कैसे इवेल्युएट करेंगे। दोनों ही थ्योरेटिकल लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। केस स्टडीज तो हमने डिस्कस कर ली ना। मुझे बताइए, क्या आपके सामने अगर कोई सिस्टम दिया गया हो, उस सिस्टम के अंदर कोई सेल्स से रिलेटेड वीकनेस हो, परचेज से रिलेटेड, पेरोल, कैश एंड बैंक या इन्वेंटरी एंड फिक्स एसेट, तो क्या उसमें से वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं? शाबाश, बिल्कुल। और अगर उसमें कोई आईटी रिलेटेड एक्टिविटीज हो, चैप्टर 18 वाली, तो क्या वो आईटी रिलेटेड अगर कोई वीकनेस है वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं? और अगर आपसे पूछे कि वीकनेस आइडेंटिफाई करने के साथ साथ उसका कोई कंट्रोल भी बता दो, तो कंट्रोल भी रिकमेंड कर सकते हैं। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि कंट्रोल होता एक है, मेजर कंट्रोल एक, लेकिन वो 2 या 3 पूछ लेता है। ऐसी सिचुएशन में उस एक जो मेजर कंट्रोल है हमारा, उससे रिलेटेड एक्सटेंडेड कंट्रोल्स बनाने आते हैं आपको। यानी 2 या 3 कंट्रोल, एक प्रॉब्लम के 2 या 3 कंट्रोल्स रिकमेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते या कर सकते हैं? ओके, चलिए। आपने एग्जाम में याद रखे, जब रिवीजन करनी है ना लास्ट डे में, इस चैप्टर के किसी क्वेश्चन को नहीं करना आखिरी दिन, बल्कि इस चैप्टर के अंदर जो उसने लाइकली वीकनेसेस बताई हुई हैं, लिस्ट, सेल्स सिस्टम की, परचेज सिस्टम की, पेरोल की, वो जो बॉक्स है ना, उसको रीड करना है। उसको रीड कर लिया, 5-6 बॉक्सेस हैं, उनको रीड कर लिया या क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया एक बार, बल्कि वो रीड करना ज़्यादा बेहतर है रिवीजन पर्पस के लिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वो चंद एक वीकनेसेस की रिवीजन होगी। लेकिन अगर ये इस बॉक्स को पढ़ेंगे लास्ट डे में, तो वो आपके जो लगभग सारे कंसेप्ट को रिवाइज कर देगा। क्लियर? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं? स्टार्ट करें फिर। ओके, ये हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 9 है और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, डेफिनेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन और उसके एलिमेंट्स। डेफिनेशन मतलब इंटरनल कंट्रोल किसे कहते हैं, ये हमें तो पता है कि इंटरनल कंट्रोल क्या है। भाई, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर सेट किए जाते हैं, उन्हें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। जैसे एक सेल की ट्रांजैक्शन है, सेल की ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होगी, स्टार्ट से लेके एंड तक स्टेप बाय स्टेप जो भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिसाइड किए जाएंगे वो क्या होंगे? इंटरनल कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन में ये कहा जाता है कि सेल्स की ट्रांजैक्शन तब तक रिकॉर्ड नहीं होगी जब तक गुड्स डिस्पैच नोट और सेल इनवाइस मौजूद नहीं होगी। ये कंट्रोल है। नेक्स्ट, हर मंथ एंड में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगी, कंट्रोल है। तो कंट्रोल का मतलब क्या है? वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो कि मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स, 2-4 भी गवर्नेंस इंप्लीमेंट करते हैं कोई ना कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। ठीक है? वो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? वो 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनके लिए इंटरनल कंट्रोल बनाया जाता है। रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशंस और कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। अमूमी तौर पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको अचीव करने के लिए कंट्रोल सिस्टम बिल्ड किया जाता है। वो ऑब्जेक्टिव क्या हैं? वो ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का? जरा बताइए, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे आएगा? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑपरेशन। तो क्या एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑपरेशन से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स होने चाहिए ताकि मैनेजमेंट इंश्योर कर ले कि एक्सपेंसेस कम से कम हो, रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा हो। तो पहला पर्पस ये, इसके लिए इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए। दूसरा पर्पस क्या है? प्रॉफिट हो। क्या इलीगल एक्टिविटी में भी प्रॉफिट होता है? क्या इलीगल एक्टिविटी से प्रॉफिट कमा लें? नहीं, उसमें 1-2 दफा तो शायद आप प्रॉफिट कमा सकेंगे,
लेकिन अगर पकड़े गए तो बिजनेस भी बंद, हम खुद भी जेल में। तो दूसरा बड़ा मकसद होता है, पहला प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट कैसे आएगा, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन। दूसरा पर्पस क्या है कि वो प्रॉफिट लीगल भी होना चाहिए, यानी कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। तो क्या हमें ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिसमें हम इंश्योर करें कि लॉ की रिक्वायरमेंट्स भी फॉलो हो रही हैं? इसका जवाब है यस। तो दूसरा पर्पस क्या होगा इंटरनल कंट्रोल का, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। पहला पर्पस क्या, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑपरेशन, दूसरा कंप्लायंस विद लॉज एंड, तीसरा प्रॉफिट भी है, लीगल भी है। तो क्या चुप कर जाए कि लोगों को बताएं कि ए इन्वेस्टर आओ देखो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, कानूनी तरीके से कमा रहे हैं, आओ और हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो? बताइए क्या बताना चाहिए कि नहीं? कैसे बताएंगे हम इन्वेस्टर्स को? प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव है प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल, यानी ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना जिनमें मिस स्टेटमेंट ना हो, ट्रू एंड फेयर व्यू अचीव हो रहा हो। ये तीन पर्पस है। इंटरनल कंट्रोल क्या है, सिस्टम ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर जो कि किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए बनाया जाता है। कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कौन बनाएगा, मैनेजमेंट, और दोस्त चार भी गवर्नेंस। किस पर्पस के लिए बनाएंगे, तीन है। अच्छा अगर समझ आया तो मुझे बताइए, इन तीनों में से हम ऑडिटर के लिए सबसे अहम पर्पस एक ही है, वो रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इससे ये कंसेप्ट समझ में आया कि मैनेजमेंट का जितना भी बनाया हुआ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो सारे का सारा हम ऑडिटर के लिए रेलिवेंट नहीं है, सिर्फ वही इंटरनल कंट्रोल रेलिवेंट है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। डन, ओके। अच्छा मैनेजमेंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया मैनेजमेंट ने, क्या आपके ख्याल में मैनेजमेंट में जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन का, तो इससे 100% इंश्योर हो जाएगा कि सारे के सारे लॉज की कंप्लायंस हो रही है? मैनेजमेंट ने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किया एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑपरेशन का, तो क्या 100% इंश्योर है कि हर स्टेप हर प्रोसीजर ही एफिशिएंट और इफेक्टिव होगा? नहीं। इसी तरह अगर मैनेजमेंट का पर्पस है प्रिपरेशन ऑफ रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो क्या 100% ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगी, या उनमें कभी थोड़ा बहुत डेफिशिएंसी हो सकती है? क्या इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी हो सकती है? आपने जिंदगी में कोई भी प्लान बनाया हो स्टडीज का या किसी भी काम का, क्या जैसा आपने सोचा हमेशा एज इट इज वैसा ही होता है? नहीं होता। कहीं ना अगर सक्सेसफुल प्लान भी होते ना, वो भी परफेक्ट नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ दरमियान में चेंजेस आ जाती हैं, ऊंच नीच आती है, हमें थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ता है, प्लान को चेंज करना पड़ता है। उसी तरीके से जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, याद रखें ये कभी परफेक्ट नहीं होता। पहले स्टेप में आपको बताया इंटरनल कंट्रोल होता क्या है, दूसरे कंसेप्ट में क्या बता रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल कभी परफेक्ट नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज, वीकनेसेस, डेविएशन रहती हैं। इन डेफिशिएंसीज का अब ये डेफिशिएंसी की रीजन क्या होती है, इन डेफिशिएंसीज को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल का कंसेप्ट क्या है कि दुनिया का कोई भी इंटरनल कंट्रोल कभी परफेक्ट नहीं होता, 100% गारंटी नहीं होता कि जो भी सोचा है वैसा ही होगा, बल्कि कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज रह जाती हैं। और याद रखिए इन डेफिशिएंसीज की वजह से ही हम ऑडिटर की जरूरत पड़ती है, वरना अगर कभी इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल परफेक्ट होते तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई एक भी गलती होती? नहीं होती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो परफेक्ट होती, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के जरिए से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो रही है। तो इसीलिए इंटरनल कंट्रोल की हमेशा लिमिटेशंस होती है। याद रखिए ये लिमिटेशंस ऑडिट की लिमिटेशन से अलग हैं। एक कंसेप्ट है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, वो था कहाँ पढ़ा था हमने कालमन, चैप्टर 21 में कि 20 में? 21 में इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। जरा देखे है कोई इनहेरेंट लिमिटेशंस का कंसेप्ट? उसमें क्या पढ़ा था हमने, ऑडिटर क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता, ऑडिटर क्यों अपने काम की 100% गारंटी नहीं दे सकता। देखिए नजर आया आपको? शाबाश, देखिए देखिए, ऑडिटर क्यों 100% गारंटी प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट है।
ऑडिट की इनहेरेंट लिमिट नहीं नजर आ रहा, चैप्टर 22 में है और ये लर्निंग पेज नंबर है 251। कहाँ पे है जरा बताएं किधर है? हाँ जी 251। इसको ये याद करनी है लाजमी, ये बड़ा अहम कंसेप्ट है इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ठीक है, जो क्या बताता है क्यों ऑडिटर 100% परफेक्ट वर्क नहीं करता, एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता। तो जब ऑडिट में एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते, ऑडिटर नहीं कर सकता, तो क्या मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल में एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड कर सकती है? नहीं, वो भी रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करती है, लेकिन ऑडिट की लिमिटेशंस अलग है, इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशंस अलग है। इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशन मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ऑडिट की लिमिटेशन ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए जरा मैनेजमेंट की लिमिटेशन देखते हैं। क्यों मैनेजमेंट, हम मैनेजमेंट से पूछ रहे हैं, मैनेजमेंट बताओ तुम क्यों एब्सोल्यूट एश्योरेंस 100% एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते अपने इंटरनल कंट्रोल की? तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल में जितना मर्जी अच्छा हो, कोई ना कोई गड़बड़ छोटी मोटी रह ही जाती है, ऐसा क्यों है? अब मैनेजमेंट हमें रीजन बता रही है वन बाय वन। पहली रीजन ह्यूमन एरर्स। ह्यूमन एरर्स कंट्रोल है, कहते सर इंसान है, इंसान खता का पुतला है, बस इससे ज्यादा क्या एक्सप्लेन करें? दुनिया का हर इंसान गलती कर सकता है, ये भी इंटरनल कंट्रोल हम इंसानों ने बनाना है, हम इंसानों ने इम्प्लीमेंट करना है। गलती हो जाती है, हमसे क्या करें? एक्सेप्ट करते हैं इस रीजन को? ओके। हमने कहा इसके अलावा, उसने कहा मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। हमने कहा मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल क्या है? उसने कहा सर अगर मैनेजमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर्स हो ना, तो मैनेजमेंट उन पावर्स का मिसयूज कर लेते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सीनियर लेवल मैनेजमेंट अपने बनाए हुए कंट्रोल्स को खुद बाईपास कर लेते हैं। वो मैट्रिक में शायद इस तरह की आपने मुहावरा सुना, बात सुने कि लॉ मेकर्स आर आल्सो लॉ ब्रेकर्स है, या आपने ये सुना होगा सदर भाई पाकिस्तान में आपने जो लॉ मेकिंग प्रोसेस कैफ 4 में पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा जितने भी कानून हैं वो सदर पाकिस्तान के साइन से बनते हैं, आखिरी साइन सदर पाकिस्तान के होते हैं। और ये भी सुना होगा उन्हें इस्तिस्ना हासिल है, कोई भी बंदा और जुर्म करेगा उससे सजा मिलेगी, लेकिन सदर पाकिस्तान को सजा नहीं मिले। बताइए क्या कानून की 100% बालादस्ती हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट अपने बनाए हुए कंट्रोल से खुद उसको ओवरराइड कर लेती है, बाईपास कर लेती है, अपने आप पे अप्लाई नहीं करती। बताइए होता है कि नहीं होता? क्या सिर्फ पाकिस्तान में होता है कि बाकी दुनिया में? बाकी दुनिया में भी होता है भाईजान, बाकी दुनिया में भी नहीं, ज्यादातर पाकिस्तान में नहीं है, आपको नजर पाकिस्तान में आता है क्योंकि आपकी नजर पाकिस्तान में। बाकी दुनिया जो प्रॉब्लम है, पाकिस्तान की दुनिया की नौकरी कंट्री नहीं है, ठीक है, कुछ मसले मसाइल हैं इसमें, कुछ ज्यादा, कुछ ये कि नेचुरल चलता है। बहरहाल वापिस आते हैं मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। बात समझ आई कि मैनेजमेंट अपने बनाए हुए कंट्रोल से, भाई कंट्रोल ये बनाया चोरी को रोकने के लिए क्या, कि जब कोई भी पर्सन कंपनी से बाहर जाएगा, और ये प्रैक्टिकली अप्लाई होता है, अपनी गाड़ी की चेकिंग करवाएगा कि गाड़ी में कोई चीज तो नहीं कंपनी की लेके जा रहा। अब बाकी लोग तो चेकिंग करवा रहे हैं, सीईओ गार्ड से कहे गार्ड, अच्छा 50-60 हजार की नौकरी करने वाले गार्ड, तुम ये 8-10 लाख की सैलरी लेने वाले सीईओ की गाड़ी की तलाशी लोगे? तुमने जॉब करनी है कि नहीं करनी? बताइए क्या गार्ड बेचारा तलाशी ले पाएगा? ये क्या हुआ? मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। अब ये सीईओ दाएं बाएं कर सकता है चीजों को कुछ, अब ये जाहिर है छोटी मोटी चीजें थोड़ी करेगा, ठीक है, ये कंप्यूटर थोड़ी उठा के जाएगा, ये कंप्यूटर के अंदर कॉन्फिडेंशियल डाटा उठा के जाएगा फॉर एग्जाम्पल, या कुछ और जो भी है। तो मेन कंसेप्ट क्या है? मैनेजमेंट अपने बनाए हुए कंट्रोल्स को ओवरराइड कर सकती है। तो जब मैनेजमेंट कंट्रोल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है तो उसमें कंट्रोल फिर कंप्रोमाइज हो जाते हैं, इंटेंसली मैनेजमेंट कंप्रोमाइज कर लेती है, वगैरह वगैरह। लैक ऑफ सेग्रीगेशन ड्यूटी, स्मॉल एंटिटी में सेग्रीगेशन ड्यूटी नहीं होती। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का कंसेप्ट क्या है? एक ट्रांजैक्शन पे एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो, ताकि अगर एक फ्रॉड करना चाहे भी तो दूसरा उसे रोक ले। यह है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का कंसेप्ट। ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे लिस्टेड कंपनीज में तो अप्लाई हो सकता है, लेकिन छोटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे छोटी मोटी प्राइवेट कंपनी में नहीं। क्यों भला? क्योंकि छोटी मोटी प्राइवेट कंपनी में तो एक ट्रांजैक्शन पे 2 लोग तो दूर की बात है, 10-10 ट्रांजैक्शन वाला काम एक बंदे को दिया जाता है।
स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे नहीं होता। डॉक्टर के पास चले जाएं, जो उसका असिस्टेंट होता है, पर्ची भी वही बना रहा है, पैसे भी वही ले रहा है, जरूरत के वक्त इंजेक्शन भी वही लगा रहा है, दवाई भी वही बना के देता है जो डॉक्टर की पर्ची के होते हैं, ठीक है, गाइड भी कर देता है, ड्रिप भी लगाता है। 4-5 लोगों का बड़े बड़े हॉस्पिटल में तो सारे फंक्शन अलग अलग होंगे, सेग्रीगेशन ड्यूटी होगी, लेकिन स्मॉल एंटिटीज ऑर्गेनाइजेशन में बताइए सेग्रीगेशन ड्यूटी पॉसिबल है? नहीं है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में सेग्रीगेशन ड्यूटी नहीं होती। तो चूंकि सेग्रीगेशन ड्यूटी नहीं होती तो गलती का चांस ज्यादा होता है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कंट्रोल है या नहीं है? है, लेकिन ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, स्मॉल में नहीं मिलता आपको। कोलिजन बिटवीन टू और मोर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा इसका ये मतलब नहीं है कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड हो नहीं सकता, सेग्रीगेशन ड्यूटी के बावजूद भी फ्रॉड हो सकता है। कैसे? जिनकी सेग्रीगेशन किया, अलग अलग किया है, वो आपस में मिलके हिस्सा बांट लेते हैं। हमने कंट्रोल ये बनाया रिकॉर्ड करने वाला अलग पर्सन हो और पैसे रिसीव करने वाला अलग पर्सन हो, रिकॉर्डिंग और रिसीविंग कस्टडियन अलग हो, ताकि अगर रिसीव करने वाला जेब में रखे पैसे तो रिकॉर्ड करने वाला लिख लेगा, डे एंड पे दोनों को बैलेंस मैच करेंगे, फर्क आ जाएगा। लेकिन अगर रिसीव करने वाला रिकॉर्ड करने वाले को कह दे भाईजान मैंने पैसे अपनी जेब में डाल लिए, तुम भी ना लिखना, रात को आधे आधे कर लेंगे, कोल्यूजन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। एक होता है इंग्लिश में 2 अल्फाज हैं, एक है यूनियन, एक है कोल्यूजन, दोनों में फर्क है। यूनियन का मतलब क्या होता है? इत्तेहाद, मिलजुल के काम करना। यूनियन, कोल्यूजन होता है मिलजुल के काम दिखाना। कोल्यूजन नेगेटिव सेंस में यूज होता है। तो भैया अगर दो जितना मर्जी बेहतरीन कंट्रोल लगा लें, अगर लोग आपस में मिल के फ्रॉड कर लें, आप उनको रोक नहीं सकते। कोल्यूजन। नेक्स्ट, कॉस्ट एक्सीड करती है बेनिफिट से। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जब किसी कंट्रोल की कॉस्ट ज्यादा हो, बेनिफिट कम हो। अब भाई गोदाम में 10,000 की इन्वेंट्री पड़ी है, उसको बेचने के लिए 50,000 महीने का गार्ड रख लें, क्यों ना रखें? वो इन्वेंट्री चोरी हो जाएगी, गार्ड नहीं रखेंगे तो क्यों ना रखें? क्यों ना? 10,000 बचाने के लिए 50,000 थोड़े ही लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, तो फिर 10,000 में से 2-3 हजार चोरी हो जाएगा, तो कोई इतराज तो नहीं आपको? पक्की बात है, कोई इतराज नहीं है। हाँ, इसमें आपका कंट्रोल परफेक्ट नहीं हो सकेगा, लेकिन फिर भी मंजूर है आपको, क्योंकि परफेक्ट करने के चक्कर में कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन फॉलिंग आउटसाइड नॉर्मल कंट्रोल्स, जो कंट्रोल्स होते हैं ना मम्मी, रूटीन ट्रांजैक्शन पे अप्लाई किए जाते हैं, नॉन रूटीन जो कभी कभी ट्रांजैक्शन होती है ना, उन पे कंट्रोल अप्लाई नहीं होते। सेल ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑफ इन्वेंट्री पे कंट्रोल्स अप्लाई होते, क्यों? बोला रोज रोज की ट्रांजैक्शन है। क्या आप सेल ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए अलग से बंदा रखेंगे? नहीं। सेल ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑफ इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए अलग से बंदा रखेंगे? सेल ऑफ इन्वेंट्री और परचेज ऑफ इन्वेंट्री के लिए, क्योंकि रोज की कई ट्रांजैक्शन है, वो बेचारा बिजी रहेगा उधर। लेकिन जो कभी कभार ट्रांजैक्शन होती है, सेल ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, इसकी रिकॉर्डिंग के लिए रखेंगे बंदा? तो ये क्या काम किससे करवाएं? उसी से, क्योंकि ये कभी कभार होती है यार, महीने में 2-3 दफा सेल परचेज होती है, इसके लिए क्या अलग से बंदा रखना जो 29 दिन फारग बैठे और 1 दिन बस काम हो उसका? ऐसा करते हैं, ये काम सेल एंड परचेज ऑफ इन्वेंट्री वाले को ही दे देते हैं। तो रूटीन ट्रांजैक्शन पे अप्लाई होते हैं, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन में कंट्रोल्स अप्लाई अलग से। अब जब उस बंदे को देंगे सेल वाले, वो क्या करेगा? उसे कहेंगे हाँ भाई सेल ऑफ इन्वेंट्री की एंट्री पास करोगे? का मसला ही कोई नहीं सर, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। हम कहेंगे परचेज ऑफ इन्वेंट्री की एंट्री पास करोगे? सर मसला ही कोई नहीं, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। हम कहेंगे सेल ऑफ फिक्स एसेट की एंट्री पास करो, कहता है सर कितनी दफा रोज यही काम करता हूँ, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। सही किया क्या? क्यों? क्योंकि आप ये गलती क्यों हुई? डिस्पोजल अकाउंट नहीं बना अलग से, क्यों नहीं बना? क्योंकि वो अलग से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता ही नहीं। ठीक है, अलग से कंट्रोल। तो नॉर्मली इंटरनल कंट्रोल किन ट्रांजैक्शन पे अप्लाई होता है, रूटीन या नॉन रूटीन? तो अगर नॉन रूटीन पे एरर आ जाए इस वजह से क्योंकि आपने अलग से कंट्रोल नहीं है, तो पॉसिबल है ये भी सर। रिस्क असेसमेंट में और कंट्रोल्स की इंप्लीमेंटेशन में जजमेंट यूज करना पड़ता है। जैसे ऑडिट प्रोसीजर है ना,
देखिए किसी भी काम में जब आपको जजमेंट अप्लाई करना पड़ती है तो जजमेंट तो फॉल्टी हो ही सकती है। इसी तरह जब ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करता था क्या होने चाहिए, वो ऑडिट प्रोसीजर फॉल्टी हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट जब रिस्क असेसमेंट करती है, उन रिस्क को एड्रेस करने के लिए कंट्रोल डिसाइड करती है क्या होंगे, तो क्या वो कंट्रोल्स फॉल्टी हो सकते हैं? बिल्कुल। तो ये सारी लिस्ट है, याद कर लेंगे किस चीज की लिस्ट है भला? कंसेप्ट समझने के लिए पहली एग्जांपल ही काफी थी। पहली एग्जांपल ने हमें कंसेप्ट समझा दिया था कि भाई इंटरनल कंट्रोल इंसान डिजाइन इंप्लीमेंट करेंगे और इंसान खता का पुतला है, इसलिए इंटरनल कंट्रोल कभी परफेक्ट। लेकिन फिर भी एग्जाम में मार्क लेने के लिए हमने 6-7 एग्जांपल्स पढ़ लिए। क्लियर? ओके, अभी तक हमने इंटरनल कंट्रोल के 2 कंसेप्ट स्टडी किए। कौन कौन से? स्टेप नंबर 1 डेफिनेशन और स्टेप नंबर 2। अब आते हैं इंटरनल कंट्रोल के 5 हिस्से। इंटरनल कंट्रोल के 5 हिस्से कौन कौन से? कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन, कंट्रोल एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। हो गए पूरे? एग्जाम्पल से समझे पहले स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद जो लिखा उसकी तरफ आते हैं। अटेंटिव होके 5 एलिमेंट से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के 5 एलिमेंट्स बताने लगा हूं। जैसे वो मैट्रिक में होती है ना, साइंस मुझे याद है, साइंस की होती, बायोलॉजी की होती, अल्लाह जाने कौन सी, उसमें क्या होता था, क्या होता है 5 सेंसेस वो भी होती थी। और जब किसी समझाने के जानवर को, जैसे उसमें होता था हशरात के जिस्म के कितने हिस्से होते हैं, हम कहते हैं 3, सर, धड़ और पेट। पता नहीं आपने किसी और अल्फाज में सुना, ऐसे होता था ना। स्ट्रक्चर समझना ना, किसी चीज का बड़ी चीज हो ना, उसको उसके हिस्से करते हैं, अलग अलग हिस्से को समझना होता है, फिर वो कंसेप्ट सही से समझ आता है। जैसे एश्योरेंस एंगेजमेंट को समझा हमने, उसके 5 एलिमेंट्स पढ़े थे, याद है? 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, जिससे हमें समझ आया था। अब आपको समझ लग गई होगी वह क्या है, फौरन ही देखिए ऐसे नजरें झुका लेते हैं फौरन, तो मुझे पता चल जाता है कि आपको समझ लग गई है कि मैं पूछने क्या जा रहा हूँ, है ना? ये देखा सर नीचे, शाबाश भाई, मेरे अदब में उसने नजरें झुकाई है। आपका क्या लगता है इस वजह से नजर कि कहीं सर पूछना ले मेरे से कि 5 एलिमेंट? ना 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 ना, वो तो उसको आते हैं, बस वो भूल गया, थोड़ा सा रिवीजन करने वाली है। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट आते हैं? ये 2-3, ये हाल है। अच्छा, मैं पढ़ाया नहीं होगा, भूल गया मैं, ऐसा है क्या? पढ़ाया है तो क्यों नहीं याद आपको? सिर्फ हेडिंग कितने स्टूडेंट्स को याद है, बाकी बातें छोड़े। ये हाल है आपके सामने, ये तैयारी है आपकी। कोई बात नहीं, तो भी रिवीजन तो शुरू करनी है, मैं भूल गया था, तो आज से तो शुरू करनी है। आज सिलेबस कंप्लीट होना है, आज से तो रिवीजन शुरू होनी है। शाबाश शाबाश, बिल्कुल गुड। चलिए आगे चलते हैं। अब जिस तरह हमने एश्योरेंस एंगेजमेंट को 5 एलिमेंट्स में क्यों डिवाइड, ताकि उससे अच्छे से समझ सकें, उसी तरह इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए हमने क्या किया है, इसे 5 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहला हिस्सा जो है, ये क्या है भाईजान, ये क्या च्युइंगम है? इसको बाद में साफ कर दीजिएगा। सबसे पहला हिस्सा है वो क्या है, कंट्रोल एनवायरनमेंट। क्या? कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है? इसके कंसेप्ट ये है, जैसे किसी भी घर में
अब क्या मुनासिब चले हैं, शायद बात आपको समझ आ जाए। पंजाबी की एक कहावत है कि अगर किसी, उसका तर्जमा कुछ इस तरह का है, किसी घर में कोई रिश्ता करना हो ना तो उसके बड़ों को देखा जाए, दादा नाना को देखा जाए वो कैसे है। क्यों भला? क्योंकि घर में असरात कंट्रोल उनका होता है। तो जो वालिद साहब होंगे, घर का जो भी सरबराह होगा, क्या मुझे बताइए, जो घर के सरबराह का एटीट्यूड होगा, जो रवैया होगा, जो फैसले करने का तरीकाकार होगा, जो सोच होगी, जो विजन होगा, क्या छोटे उसके असरात लेते हैं कि नहीं लेते? एग्जैक्टली यही कंसेप्ट उसने ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई किया। क्या किया? उसने बोला कि आप किसी कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझना चाहते हैं, भाई छोटी छोटी एक्टिविटीज पे बाद में जाइएगा। सेल सिस्टम के अंदर क्या एक्टिविटीज हो रही है बाद में देखे, परचेज सिस्टम में क्या हो रहा है बाद में देखे, इन्वेंट्री में क्या हो रहा है, रिकंसिलिएशन बन रही है नहीं बन रही, चीजें चेक हो रही है नहीं, स्टॉक काउंट हो रहा है नहीं हो रहा, बाद में देखें। सबसे पहले क्या देखें? बड़े डायरेक्टर्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट, इनका क्या एटीट्यूड है? क्या डायरेक्टर्स में ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है? क्या डायरेक्टर एग्रेसिव एटीट्यूड के मालिक तो नहीं? ये मोबाइल वगैरह ना साइलेंट कर ले प्लीज। 10 सेकंड लगाइए, सारे लोग मोबाइल निकाल के इसको बराए मेहरबानी साइलेंट कर लीजिए। ठीक है, हाँ जी, शाबाश। साइलेंट है तो एक दफा चेक कर लीजिए, शाबाश, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये देखें कि ओवरऑल जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसका क्या कल्चर है, किस तरीके से। कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने एग्रेसिव टारगेट्स दिए हों, भाई सेल्स वाले बंदे, अगर तुमने इस महीने 20% ग्रोथ ना लेके आए, अपना इंतजाम कर लेना। तो अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ऐसे एग्रेसिव टारगेट दे रही है, मुझे ये बताइए, मुझे सेल्स की डिटेल एक्टिविटी को जानने की जरूरत ही नहीं, मैं पहले ही ये कह सकता हूं भाई उसने सेल्स को ओवरस्टेट करने की कोशिश की, चांसेस हैं, कसम खा के नहीं कह रहा मैं कि वाकई ऐसा किया होगा, लेकिन चांसेस हैं। मुझे बताइए क्या ये मेरा जो नतीजा है कंक्लूजन क्या इलॉजिकल है कि रैशनल है? आप समझते हैं क्या ठीक है? इसलिए वो कहता है पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट समझो। बड़े जो टॉप लेवल के लोग हैं, मैनेजमेंट है, उनका एटीट्यूड क्या है, क्या किस तरह की पॉलिसीज बनाते हैं, और वो क्या हायरिंग फायरिंग फेयर करते हैं, सिफारिश का कल्चर तो नहीं है, प्रमोशन करते हुए टैलेंट को देखते हैं या कि अकरबा परवरी को देखते हैं, ये चीजें। तो क्या कंट्रोल एनवायरनमेंट इवेल्युएट करना चाहिए हमें? कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है? इसको बोलते हैं टून एट द टॉप। टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमें पता चले भाई डायरेक्टर्स तो आते ही नहीं, मीटिंग करते ही नहीं, वो बस 4-5 महीने बाद आते हैं, और जब आते हैं तब भी सीईओ से पूछ लेता है सारा काम ठीक चल रहा है ना, सीईओ कहता है ठीक चल रहा है, उसकी चेकिंग ही नहीं करते, कोई कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग, कोई कुछ देख नहीं रहे। तो बताइए ये जो एटीट्यूड है हायर लेवल मैनेजमेंट का, डायरेक्टर्स का, क्या ये हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं? हालांकि अभी हम स्पेसिफिक एक्टिविटी लेवल पे नहीं गए, हम अभी ब्रॉड लेवल पे है। किस लेवल पे है? क्या इससे फर्क पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगा, कॉमन सेंस की बात है। इंसान जिस माहौल में रहता है उसके असरात होते हैं। एक फ्रिज ले जाए मुल्तान में, वही फ्रिज ले जाए मरी में, क्या परफॉर्मेंस सेम होगी? फर्क क्यों भला? फ्रिज तो वही उसी मॉडल का है, वही से एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है। उसी तबीयत का बंदा अच्छे माहौल में बैठेगा, उसी तबीयत वही बंदा उसकी कॉपी बना ले एग्जैक्ट बुरे माहौल में, क्या एक जैसा आउटपुट होगा? नहीं होगा। माहौल के असरात होते हैं, यही समझाना चाह रहा है वो आपको। भाई बात को समझ आई आपको? ओके, नहीं समझ आई बात? नहीं, कंसेप्ट समझ आ गया, जो बात समझाना चाह रहे हैं वो नहीं समझ आई आपको, कि वो भी आ गई? चले छोड़े, आगे नहीं आई कोई बात नहीं। कंट्रोल एनवायरनमेंट क्लियर? अच्छा, इसके बाद क्या है? इसके बाद हमने स्टडी करना है, बाकी किसी तरतीब से चलेंगी, तरतीब से, ये थोड़ा हटके कंसेप्ट था। इसके बाद क्या इसमें अब इसके बाद स्टडी करें, दूसरा एलिमेंट कौन सा है? दूसरा एलिमेंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या? कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम? सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम? नहीं, वो इंफॉर्मेशन जो रेलिवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सारे वाला इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं। जहाज 40,000 फुट की बुलंदी पे है,
कंट्रोल टावर के साथ उसका राब्ता है, इंफॉर्मेशन तो वहां भी कम्युनिकेट हो रही है। क्या वो सिस्टम समझने की जरूरत है हमें? नहीं। क्यों? वो ऑपरेशन से रिलेटेड है, हमारा ऑपरेशन से काम ही कोई नहीं। हाँ, सेल की ट्रांजैक्शन जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल कैसे, परचेज की ट्रांजैक्शन परचेज ऑर्डर से गुड रिसीट नोट, गुड रिसीट नोट से इनवाइस, इनवाइस से काउंटिंग, ये हमारे लिए रेलिवेंट है। तो यहां पे जब हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, कौन से वाले इंफॉर्मेशन सिस्टम की? फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। जो कौन सा वाला था? सेल्स का, परचेज का, पेरोल का, कैश एंड बैंक का, इन्वेंटरी एंड फिक्स्ड एसेट का, जो पढ़े हैं हमने। और इसमें हम क्या अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करते हैं कि हर सिस्टम जो है वो स्टार्ट से लेके एंड तक कौन कौन सी एक्टिविटीज है। क्या इस अंडरस्टैंडिंग से आपको इंटरनल कंट्रोल के बारे में पता चलता है? हाँ जी बिल्कुल, आपको पता चला भाई सेल सिस्टम के अंदर जैसे ही कोई कस्टमर आता है, अब आपने मुझे बताना है आपको कंट्रोल की किस कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग मिली? सिस्टम, कौन सा सिस्टम बताऊं आपको? जरा क्विक रिवीजन भी हो जाएगी। सेल सिस्टम, सेल सिस्टम सुन लें सर। अब मैं क्लाइंट हूं, मैं आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम बताऊंगा सेल्स का। आपने मुझे बताना है कि क्या इसमें कोई रिस्क है कि नहीं, और रिस्क है तो फिर इसका कंट्रोल। इंफॉर्मेशन सर, सेल का सिस्टम सुन लीजिए। हमारा सेल का सिस्टम स्टार्ट होता है सबसे पहले सेल्स ऑर्डर डिपार्टमेंट से। जैसे ही सेल्स आती है, फौरी तौर पे हम उस सेल्स को अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ने ग्राहक भेजा और उसे फौरी तौर पे अप्रूव कर देते हैं। सही करते हैं गलत? क्या गलत हो? रिस्क क्या है? क्या गलती हो रही है? रिस्क क्या है? आप क्रेडिट बैलेंस नहीं चेक करें, आप इन्वेंट्री का बैलेंस भी नहीं चेक करें कि इन्वेंट्री भी मौजूद है कि नहीं। ये तो इंफॉर्मेशन सिस्टम जब आपको पता चलेगा, क्या उस इंफॉर्मेशन सिस्टम में से रिस्क भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब रिस्क आइडेंटिफाई हो गया, काफी है कि उसका कंट्रोल भी होना चाहिए। तो रिस्क तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, सर सेल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं आप ऑर्डर को, बैलेंस ना चेक कर रहे हैं, ना इन्वेंट्री का बैलेंस, ना क्रेडिट लिमिट, तो कंट्रोल बताइए क्या होगा? सेल्स ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले क्रेडिट लिमिट चेक करें, इन्वेंट्री का बैलेंस चेक करें। बोले होना चाहिए कि नहीं? तो तीन चीजें साथ साथ चल रही हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम में जहां जहां गड़बड़ नजर आएगी वहां पे रिस्क होगा, और जहां जहां पे रिस्क होगा वहां पे कंट्रोल होगा। आगे चलते हैं। हमने कहा ठीक है सर, पता चल गया सेल्स ऑर्डर होना चाहिए, हमने क्रेडिट लिमिट चेक की, हमने इसके बाद इन्वेंट्री का बैलेंस चेक किया, दोनों मौजूद थे। फिर हमने बारगेनिंग करके कस्टमर के साथ तो रेट एक जो है वो एग्री कर लिया। फिर कस्टमर ने कहा थोड़ा मजीद डिस्काउंट दे दो, हमने मजीद डिस्काउंट दे दिया। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ओके, तो गड़बड़ है? क्या रिस्क है? अब हाँ, आप डिस्काउंट और प्राइस ऑथोराइज्ड लिमिट्स के मुताबिक, ऑथोराइज्ड रेट्स के मुताबिक होनी चाहिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने है। सेल्स वाले की अपनी मर्जी नहीं होनी चाहिए, जब मर्जी जिसको मर्जी जितना मर्जी डिस्काउंट दे दिया। इसमें पता क्या होता है प्रैक्टिकली, आपको बताऊं रीजन। स्टूडेंट है, आप समझ आइएगा कौन सा केस है, मैं नहीं बताऊंगा कि कॉलेज का केस है, आपने खुद समझ आना। कस्टमर स्टूडेंट आया, कहने लगा एडमिशन चाहिए, कितनी फीस? टीम ने कहा 25,000। स्टूडेंट ने कहा मसला, कुछ होते हैं जो बार्गेनिंग कुछ नहीं भी करते हर तरह। मतलब 2 सब्जेक्ट की इनरोलमेंट करें जी, कितने? 50,000 हो गए, ये लीजिए 50,000। अब वहाँ पे मेरे जैसा बंदा बैठा हुआ है, वो कह रहा है भाई 50,000 दे तो दिए, अगर आप कहें तो 20,000 पर सब्जेक्ट में डन कर दूँ, 40,000। स्टूडेंट कहेगा बैठे बैठाए 10,000 बच रहा है कर दें। लेकिन मैं कहूँगा लेकिन मेरी एक शर्त है, जो पैसे बचेंगे आधे आपके आधे मेरे। अब बताइए 50,000 में रेडी था कस्टमर पैसे देने के लिए, लेकिन क्या किया? 40,000 में बुक करके आधा अपनी जेब में आधा उसको दे दिया। कॉलेज भी खुश क्योंकि कॉलेज को कस्टमर आ गया, मैं भी खुश, मेरे पैसे आ गए मेरी जेब में, एक्स्ट्रा इनकम होगी, स्टूडेंट भी खुश, बचत हो गई, तो सारे खुश। तो इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हुआ है, लॉस ऑफ रेवेन्यू। और ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि आपने अपनी सेल टीम को इजाजत दे दी कि वो जिस रेट पे चाहे सेल कर दे, इसलिए ऑथोराइज्ड रेट लिस्ट हो जाए। बात समझ आ रहे?
आगे चलें, सिस्टम आपको समझा रहा हूं क्या फिर से आगे। सर ओके सर, रेट लिस्ट ऑथोराइज्ड है। इसके बाद जब सारी टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल हो जाए तो हम सेल्स ऑर्डर एग्री करते हैं। सेल्स ऑर्डर जो है ना वो हम मैनुअल बनाते हैं। रिस्क है, क्या रिस्क है पहले बताइए। एरर्स हो सकते हैं मैनुअल रिगार्डिंग में, उसे क्या होना है, कंप्यूटराइज होना चाहिए। सर हम उसका सीरियल नंबर नहीं लगाते। रिस्क है, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम बता रहा हूं, इस इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिस्क आइडेंटिफाई किया आपने। रिस्क क्या कि सर अगर सीक्वेंस नंबर नहीं लगाएंगे, दरमियान में कोई ऑर्डर स्किप हो गए ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कोई स्किप हुआ कि नहीं। नंबर लगे हो फिर पता चलता है। ये आपकी किताब पे पेज नंबर लगे हो ना, सीक्वेंस नंबर देखे नंबर लगे कि नहीं, तो दरमियान में से कोई पेज स्किप होंगे तो आपको फौरन पता चल जाएगा सर ये 2 पेजेस मिसिंग है। लेकिन अगर नंबर ही ना लगा हुआ पता ही नहीं चलेगा। छोटा सा नावल पढ़ता था उनमें 150 सफ़े होते थे, तो बाजू का सीक्वेंस नंबर होता था, किसी पे नहीं होता था सीक्वेंस नंबर। तो कभी कभार मैं हैरान हो जाता था, मैं कहा अभी कहानी में कोई और सीन चल रहा था, ये अगले सफ़े पे कोई सीन ही और चल गया, ये चक्कर क्या है आगे। मैं कहा शायद कोई होगा, तो मैं आगे 2-3 सफ़े के बाद फिर कहानी पीछे से रिलेट हो जाती थी। मैं कहा चल क्या रहा है, कुछ समय बाद में पता चलता था सफ़े आगे पीछे प्रिंट हो गए। हो सकता है कि नहीं, कहानी पढ़ के पता चलता था। अगर सीक्वेंस नंबर उन पेजेस पे होता तो पहले ही पता ना चल जाता। वो तो कहानी थी, फिर पता चलते चलते टाइम लग गया, इंटरेस्टिंग होती थी, सीक्वेंस बन रहा होता था। कंसेप्ट का कौन सा सीक्वेंस होता है, अभी एक कंसेप्ट पढ़े आगे कोई और कंसेप्ट आ जाएगा। ऐसे ना, वो तो जो आ गया किस्मत में हमारी, अगला कंसेप्ट है, हमने उसी तरीके से चलना है। उसमें क्या पता चल पाएगा, वो तो दूर की बात है। चैप्टर 7 चलते चलते मिस प्रिंट हो गया, चैप्टर 11 शुरू हो गया ना, आपको वो नहीं पता चलना कि ये तो चैप्टर का कंसेप्ट ही नहीं है। वो ऑडिट चलते चलते आगे लॉ शुरू हो गया, थोड़ा सा आप से चक्कर के फिर आगे होगा कोई ना कोई कंसेप्ट। ऐसा ही होता है ना, ये कभी सोचते हैं ये क्या है क्यों है, कुछ नहीं सोचते, बस ये कि जो लिखा हुआ याद कैसे कर ले बस। तो क्या सीक्वेंस नंबर होना चाहिए, हर डॉक्यूमेंट का होना चाहिए। बोले क्या सीक्वेंस होना चाहिए नंबर हर डॉक्यूमेंट का, सेल्स का हो, परचेज का हो, पेरोल का हो, इनवॉइस हो, गुड डिस्पैच नोट हो, गुड रिसीट नोट हो, सबका सीक्वेंस नंबर होना चाहिए। ये मैं आपको सिस्टम बता रहा हूं, साथ साथ उसमें से रेस सामने आ रहे हैं। पेरोल बंदा प्रिपेयर कर रहा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम सुने, पेरोल बंदा प्रिपेयर कर रहा है, उसी के पास अथॉरिटी है कि एम्प्लॉय को ऐड कर सकता है, और पेमेंट भी उसी ने करनी है, और उसकी अप्रूवल भी कोई नहीं कर रहा। प्रॉब्लम है, सेग्रीगेशन ड्यूटी नहीं है और अप्रूवल नहीं कोई दे रहा। क्या कंट्रोल होना चाहिए, डीटीओ, इंडिपेंडेंट पर्सन इसको रिव्यू करे, रिकैलकुलेट करे, अप्रूवल। तो भाई बात समझ रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा जो आपने अंडरस्टैंड करना है। उस इंफॉर्मेशन सिस्टम में जहां जहां जो काम गलत हो रहा है या सही होना चाहिए नहीं हो रहा, वो क्या हमारा रिस्क। और वेयर देयर इज ए रिस्क देयर मस्ट बी ए कंट्रोल। सुना होगा ना मुहावरा आपने, क्या भला, वेयर देयर इज ए रिस्क देयर मस्ट बी ए कंट्रोल। लिख लें लिख लें लिख लें, जहां जहां रिस्क वहां वहां कंट्रोल। तो एलिमेंट समझ आ रहे हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ये समझ आ गया। कौन सा, सारा इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं, कौन सा, सेल परचेज वाला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रेलिवेंट। फिर उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड करके क्या निकलेगा उसमें से, रिस्क। रिस्क सामने आए तो फिर उनको क्या उधर छोड़ देना है। अगले स्टेप कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटी मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। रिस्क क्या होता है, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च किया, रिस्क है, न्यू मैनेजमेंट एम्प्लॉय आया, रिस्क है। हर नई चीज में रिस्क होता है, आपको ये पता है, हर नई चीज में। न्यू प्रोडक्ट में क्या रिस्क है, न्यू प्रोडक्ट में हो सकता है सक्सेसफुल ना हो। न्यू रेगुलेशन में क्या रिस्क है, नॉन कंप्लायंस का। न्यू काउंटिंग रिक्वायरमेंट में क्या रिस्क है। आईकैप ने सारी बातें छोड़ी गोली, आईकैप ने नया टॉपिक किस दफा सिलेबस में ऐड कर लिया, क्या रिस्क है, टेस्टिंग ज्यादा करेगा, और खास तौर पे पास्ट पेपर का क्वेश्चन भी अवेलेबल नहीं होता। ऐसा ही है ना, बाकी का तो अवेलेबल होता। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी है हमने। कंट्रोल एनवायरनमेंट से किसकी, इंफॉर्मेशन सिस्टम रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंफॉर्मेशन सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली, फिर इसके बाद क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन में जहां जहां कहीं कोई डेफिशिएंसी है, कोई कमी है, क्या करना है,
रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं। क्या करना है? यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा है हमारा? नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा है? रिस्क एंटिटीज, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, एंटिटीज। भाई ये क्या मतलब कि एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम में देखो कि क्या कौन कौन से रिस्क हैं, कौन कौन से रिस्क हैं। बाज़ औक़ात मैनेजमेंट ने खुद से रिस्क असेसमेंट की होती है अपनी, तो हमें रेडीमेड रिस्क मिल जाते हैं, वरना हम तो करते ही हैं। एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर नहीं है। वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता है ऑडिटर से रिलेटेड जो है, वो जो 3 फेजेस होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ, वो ऑडिटर के प्रोसीजर। ये एंटिटी कंपनी का, ये सारा सिस्टम किसका है? मैनेजमेंट का। हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ऑडिटर रिस्क असेसमेंट कर रहा है। इसका मतलब पता है क्या है? एंटिटी अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, खत्म हो गया। अगला स्टेप क्या होना चाहिए? एक मिनट, अरे रिस्क आइडेंटिफाई हो गया, अगला स्टेप क्या होना चाहिए? कंट्रोल होने चाहिए। किस लिए? उस रिस्क को एड्रेस करने के लिए। कंट्रोल, तो कंट्रोल, तो रिस्क आपको बता दिया जाए, कंट्रोल बता सकते हैं आप। कल हमने यही तो एक्सरसाइज की थी, कंट्रोल एक्टिविटी। कंट्रोल एक्टिविटी मुख्तलिफ तरह की हो सकती है। कभी एक्सेस कंट्रोल हो सकते हैं, अप्रूवल का कंट्रोल है, रिकंसिलिएशन का कंट्रोल है। ये आपको पता है? नहीं पता? पता है? अच्छा मुझे बताएं, क्या आपको ये पता है ऑथराइजेशन एक कंट्रोल है? अच्छा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एक कंट्रोल है, ये पता है? हाँ? क्या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यानी आईटी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है वो आईटी जनरल कंट्रोल, आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल, वो भी कंट्रोल का हिस्सा है? क्या ये पता है? ये भी पता है। फिजिकल कंट्रोल यानी स्टॉक काउंट करना, एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करना, हमारे एसेट के करीब कोई ना, ये भी कंट्रोल है। क्या ये आपको पता है? परफॉर्मेंस रिव्यू यानी मैनेजमेंट हर मंथ एंड पे इस महीने के एक्सपेंस को पिछले महीने के साथ एक्सपेंस के साथ कंपेयर करें, कहीं कहीं अनयूअल इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं है। क्या ये पता है आपको? अब सुने जो बात आपको नहीं पता होगी। ये सारी तो एग्जांपल आपने पढ़ी हुई है ना। यहां चले आखिरी बात, कंट्रोल आ गया, कंट्रोल एक्टिविटी आ गई। $1 मिलियन क्वेश्चन पूछने लगा हूं, मिलेगा 1 रुपया भी नहीं, लेकिन उसकी अहमियत ऐसी $1 मिलियन जैसी। कंट्रोल एक्टिविटी और कंट्रोल एनवायरनमेंट में फर्क बताएं मुझे, 2 हरफी कंसेप्चुअल फर्क, टेक्निकल डेफिनेशन नहीं। कंट्रोल एनवायरनमेंट ओवरऑल पूरा माहौल क्या है, कैसा है बना हुआ, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाया। और कंट्रोल एक्टिविटीज क्या है? जो एरिया स्पेसिफिक होती है। शाबाश शाबाश शाबाश, सेकंड टाइम तो नहीं है? हाँ देखा, इसीलिए कंट्रोल एक्टिविटीज। यानी इसका मतलब ये हुआ, भाई समझ आ रही है ना आपको, कि कंट्रोल एनवायरनमेंट और कंट्रोल एक्टिविटीज में वही ताल्लुक है जो आईटी जनरल कंट्रोल और आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल में था। नहीं समझ आई? नहीं आई। फिर से, कंट्रोल एनवायरनमेंट और कंट्रोल एक्टिविटी में वही ताल्लुक है जो रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेवल और रिस्क एट असर्शन लेवल पे था। बोले बात समझ आई है? तो समझ आई है तो मुझे बताइए, 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक में कंट्रोल एनवायरनमेंट वीक है, एक में कंट्रोल एक्टिविटी वीक है, किधर जाओगे? हाँ? किधर, जिसमें क्या वीक है? भाई उसकी मर्जी पूछ रहा हूं, वालिदैन जिससे सवाल पूछे उसी बच्चे को जवाब दे। आपकी भी बारी आ जाएगी, सब्र करें, कंट्रोल योर इमोशंस, सेलेक्ट करें कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एक्टिविटी। वो थोड़ा ऊंची बोले मेरे भाई। कंट्रोल एक्टिविटीज वीक हो वो ठीक है कि कंट्रोल एनवायरनमेंट वीक हो?
कंट्रोल एक्टिविटी वीक हो वो फिर भी ठीक है का, कंट्रोल एनवायरनमेंट वीक होगा ना तो इसका मतलब है सब कुछ ही फारक, सब कुछ ही फारक, सब कुछ फारक। लतीफा साहब मशहूर है तो ऐसे बात ही बनी हुई। कोई जर्मन बंदा आया पाकिस्तान, दोस्त उसका सैर कराने के लिए गया, बस पे बैठे, एक बंदा स्टॉप पे बस पे उतरा चढ़ा, रेलवे में बैठे थे, एक स्टेशन में बंदा डब्बे में बैठा, जर्मन उसको देख रहा है, 2-3 स्टेशन के बाद बंदा उतर गया, जर्मन देख रहा था उसको, अपने पाकिस्तानी दोस्त से कहने लगा तुम लोगों का प्राइम मिनिस्टर करप्ट है ना। पाकिस्तानी दोस्त बड़ा हैरान, ओए तुझे अभी थोड़ी देर आई हुई है, तुझे कैसे पता चला। कहने लगा ये बंदा जो आया ना रेलवे के अंदर, इसने टिकट नहीं लिया था, मैं देख रहा टिकट लेता है कि नहीं, ये आया, इसने ट्रैवल किया टिकट लिए बगैर नीचे चला गया। तो जब तक टॉप लेवल पे करप्ट ना हो, इसका मतलब टॉप नीचे जो है वो बंदे की हिम्मत नहीं होती करप्शन करने की, इसका मतलब है तुम लोगों की गवर्नेंस है ना टॉप लेवल वही। तो याद रखिएगा टॉप लेवल गवर्नेंस में करप्शन हो तो देखिए हम छोटे क्या करते हैं, हमने बड़ों से सीखना है ना। ये कौन लोग है, ये हमारे बड़े हैं, अल्लाह बचाए ऐसे बड़ों से, ये हमारे बड़े हैं, हम इनको देख रहे हैं, अगर ये करप्शन कर रहे हैं तो फिर क्या। नहीं मैं सिर्फ करंट की बात नहीं कर, बस ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम सीखने सिखाने के लिए एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, करंट कोड नहीं, अल्लाह जानता है कौन कर रहा है, मैं कौन होता हूँ मुझे पता ही नहीं हो, कभी मिला ही नहीं मैं किसी से, तो अल्लाह बेहतर जानते हैं, मैं तो फैसला करने वाला कोई नहीं हूँ। लेकिन एक बता रहा, तो जब टॉप लेवल मैनेजमेंट प्रॉब्लम होती तो इसीलिए याद रखिएगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने जाना है तो कंट्रोल एक्टिविटीज और कंट्रोल एनवायरनमेंट दोनों को वैल्यूएट करना है, दोनों ही सर। लेकिन पता है क्या कहता है वो, कहता है पहले पर किसको वैल्यूएट करो भला, एनवायरनमेंट स्ट्रांग हो ना तो फिर आगे एक्टिविटीज की तरफ चलो। लेकिन अगर एनवायरनमेंट ही वीक है समझ जाओ कंट्रोल एक्टिविटीज भी फारग है, वो कंट्रोल्स के ऊपर रिलाय नहीं करना। भाई बात समझ आई कि नहीं आई। अच्छा कंट्रोल एक्टिविटी एक दफा बना के छोड़ दिया काफी है, अब सारी चल देगी। याद रखे जिस चीज की मॉनिटरिंग छोड़ देंगे ना वो चीज अल्टीमेटली कोलैप्स करेगी, कंफर्म है, कंफर्म है। दुनिया के बेस्ट एम्प्लॉइज बैठा लें, बेस्ट सिस्टम उनको दे दें, बेस्ट एम्प्लॉय को बेस्ट सिस्टम दे दिया, नजर नहीं ना रखी, अल्टीमेटली सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, नहीं काम करेगा। ठीक 1 महीने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगी, 2 महीने बनेगी, 3 महीने बनेगी, चौथे महीने बंदा कहेगा चेक तो कोई करता नहीं, मैं बनाऊं किसके लिए, क्यों बनाऊं। तो इसीलिए मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल का कंसेप्ट क्या है कि जो भी कंट्रोल एक्टिविटी आपने बनाई, अब लिंक समझ आ रहा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्या निकलेगा, रिस्क, रिस्क से क्या आइडेंटिफाई होगा, कंट्रोल एक्टिविटी, कंट्रोल एक्टिविटी बनाने के बाद क्या करना है, जी मॉनिटरिंग करनी है। ठीक है जी, 3 मिलते जुलते कंसेप्ट साथ में रिलेट, अगर समझ आ गई है चले अब आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूँ, इतनी आसानी से समझ नहीं आनी चाहिए। आप 2 अल्फाज है, दोनों में फर्क बताना है आपने, 2 पेयर बोलूंगा, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस और ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में क्या फर्क है। मैनेजमेंट अपने सिस्टम में रिस्क ढूंढे और वही काम ऑडिटर करे तो नहीं समझ आई। दूसरा सवाल, परफॉर्मेंस रिव्यू मैंने समझाया, समझा परफॉर्मेंस रिव्यू क्या है, परफॉर्मेंस रिव्यू क्या होता है भला, कंपैरिजन करना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पर। परफॉर्मेंस रिव्यू और एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या फर्क है, ये पिछले ईयर के साथ, वो पिछले महीने के साथ हो। मैनेजमेंट वही कंपैरिजन करे तो परफॉर्मेंस रिव्यू, ऑडिटर वही काम करे तो एनालिटिकल प्रोसीजर। समझे नहीं समझे, समझ आया तो बताए फिर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल और मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स 2 टर्म्स हैं, दोनों में क्या फर्क है। हाँ शाबाश, वही काम यानी कंट्रोल की टेस्टिंग, यही काम अगर मैनेजमेंट करे
या मैनेजमेंट का कोई डिपार्टमेंट करे, जैसे इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट करता है मोहम्मद, तो ये क्या होगा, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। और वही काम अगर एक्सटर्नल ऑडिटर करे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो ये मिलती, कंसेप्ट सेम है, टर्म्स का फर्क है, तो इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एसी ऑफ कर दे भाई, डन। आगे चले, 5 एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल समझ आ गया आपको। इंटरनल कंट्रोल के 5 एलिमेंट्स कौन से हैं जरा बताइए। ओके, इसमें सबसे अहम कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, सबसे अहम कंसेप्ट, कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स जो 4-5 है, कि डायरेक्टर्स कैसे बिहेव करते हैं, ब्ला 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 ब्ला, वो, और कंट्रोल एक्टिविटी की स्पेसिफिक एग्जांपल, ऑथराइजेशन, परफॉर्मेंस रिव्यू, ये याद कर लीजिएगा। वो आपसे पूरे सारे एलिमेंट नहीं पूछेगा, इन 2 एलिमेंट्स में खेलता है वो। कि जरा मुझे बताओ कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होता है, एग्जांपल के साथ जरा 3 नंबर के लिए बता दो। कंट्रोल एक्टिविटीज क्या है, जरा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बता दीजिए। तो कंट्रोल एक्टिविटी बता देंगे क्या है, एग्जांपल्स भी क्या है, एग्जांपल बताइए जरा। ऑथराइजेशन, आप बिल्कुल ठीक होगी तसल्ली में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम एलिमेंट समझ लें। इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करने का बेहतरीन तरीका, बहुत से तरीके हैं, एक बेहतरीन तरीका क्या है, बेहतरीन तरीका क्या है, ये सुन। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, टाइम है, टाइम तो खुला आज हमारे पास, सिलेबस एंड करना, लेकिन इसके बाद क्लास कोई नहीं, सीफैब की क्लास थी, वो भी मैंने कहा आज नहीं, आज कैफ वालों का टाइम है बस। एक एंगेजमेंट आई थी, इंटरनेशनल एंगेजमेंट थी, वर्ल्ड बैंक की असाइनमेंट थी, हमने हॉस्पिटल्स विजिट करके ना उसमें कुछ डाटा वगैरह इकट्ठा करना था, सिस्टम, क्योंकि उन्होंने कोई डोनेशन वगैरह देनी थी, कोई फाइनेंसिंग हुई थी, इस तरह का चक्कर था। हमें कहा गया जाके ना हमने डिफरेंट हॉस्पिटल में जाके उनका सिस्टम अंडरस्टैंड करना है। बहुत सी टीम थी, 6-7 टीम्स थी, हमारी टीम भी थी। हम गए और जो बाकी टीम्स कर रही थी वो भी हमने किया। हम जिस हॉस्पिटल में जाते सबसे पहला सवाल पूछते अकाउंट्स डिपार्टमेंट किधर है, क्योंकि अकाउंट्स वाले हमारे जरा पेटी भाई होते हैं ना, समझ रहे होते हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में गए, सारा रिकॉर्ड उधर होता था। हम कहते हैं हाँ भाई बताओ पिछले पूरे साल में पेशेंट कितने आए, ठीक है, डॉक्टर्स कितने हैं, पेशेंट की फीस कितनी होती है, डॉक्टर के एक्सपेंस कितने हैं, वगैरह वगैरह, डिपार्टमेंट्स कितने हैं, क्या पेशेंट आता है, कोई रिकॉर्ड हो रहा होता है मेंटेन, सारी इंफॉर्मेशन ली, कॉपी करवाई रिकॉर्ड, वापस आ गए, बेसिकली डाटा कलेक्शन करने थे। 6 टीम ने ये किया। 7वीं टीम का जो सीनियर था उसने क्या किया, वो गया, हमारे पास एक अथॉरिटी लेटर होता था सेक्रेटेरिएट की तरफ से कि ये हमारी टीम है, आपने इसके साथ कोऑपरेट करना है, वरना सरकारी आपको पता है इदारे कहाँ सुनते हैं बात। उसने वो जो सेक्रेटेरिएट अथॉरिटी लेटर था ना, जिसको दिखा के थोड़ा हमें अफसरों वाला प्रोटोकॉल मिलता था, उसने उसको रखा जेब में और ख्वारी वाला काम किया। क्या ख्वारी वाला काम किया, जाके कहने लगे कि भाई ये गले में कोई प्रॉब्लम है, ये ईएनटी डिपार्टमेंट किधर है। ये उन्होंने बताया किसी ने, ये उधर ईएनटी डिपार्टमेंट में चले जाए। उधर देखा बड़ी पेशेंट खड़े थे, तो उन्होंने कहा जी क्या तरीकाकार है, उन्होंने कहा जी फीस जमा करवाएं, लाइन में लग जाए। उन्होंने फीस जमा करवाई, पर्ची ली, लाइन में लग गए, जो भी उनका प्रेस्क्रिप्शन का होता है। बारी आई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उसको लिख के दिया क्या प्रॉब्लम है, कहा जी प्रॉब्लम, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको तो होती है कोई ना कोई। उन्होंने कहा सर ये गला जो है ना वो दर्द कर रहा है। फिर उन्होंने कहा सीनियर ने, सर फ्री में मेडिसिन मिल सकती है, अफोर्ड अगर कोई ना कर सके तो। डॉक्टर समझ गया, डॉक्टर ने कहा हाँ बिल्कुल फ्री का भी इंतजाम है, ये मैं साइन कर देता हूँ, साइन करूँगा, फ्री मिलेगी, वैसे नहीं मिलेगी। साइन कर दिए, वो उधर गया, फ्री मेडिसिन ली और उसके बाद वापस आ गए। फिर उसके बाद सारा गाड़ी में सारी चीज़ें अपनी रख के जो भी सीने थी, दोबारा गए। अब की बार अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले के पास गए और जो भी रिकॉर्ड था वो ले लिया। मुझे बताइए अब 2 अप्रोचेज आपके सामने हैं। एक अप्रोच ये है सीधा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाएं, वहां पे इंक्वायरी करें, डाटा इंस्पेक्ट करें, कॉपी लें, वापस आ जाए, इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई। एक तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार क्या है, सिस्टम का हिस्सा बन जाए, सिस्टम के स्टार्ट से लेके एंड तक दरमियान में जितने जितने स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं, जो जो डिपार्टमेंटल एक्टिविटी हो रही है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे ऑब्टेन करें, इंक्वायरी करके नहीं, ऑब्जर्व करके, देख के, खुद उस सिस्टम से गुजर के। बताइए किसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा स्ट्रांग है, वो जिसने देखा। इसको बोलते हैं वॉक थ्रू टेस्ट,
कि सिस्टम से वॉक थ्रू करना, सिस्टम से गुजरना। अब उसके बाद अगली बात सुने, आधे घंटे की ख्वारी हुई, जाहिर है गर्मी में होगी जो भी था, लेकिन जब तक वो जॉब रही किसी भी टीम मेंबर को कोई बात समझ नहीं आती थी ना कि यहाँ पे क्या होता था, ये ऐसे कैसे होता था। अब ये इन्फॉर्मेशन और भी बड़े काम आई। उन्होंने कहा सर आधे घंटे में मैंने देखा इतने पेशेंट थे, ये डॉक्टर जो है ना एक पेशेंट के ऊपर इतना टाइम लगा रहा है, तो इसका मतलब है एक पेशेंट इतना टाइम लगा रहा है, टोटल इतना होगा, मैक्सिमम ये इतने पेशेंट हो सकते हैं यहाँ पे, अगर इससे ज्यादा है तो उसका मतलब कोई गड़बड़ है। अब ये एनालिटिकल प्रोसीजर में भी काम आया, नॉलेज रिस्क असेसमेंट में भी काम आया, एक्सपेंसेस को प्रेडिक्ट करने में भी काम आया। अब पूरी टीम को जहां प्रॉब्लम होती थी उस बंदे से पूछते यार बताओ जरा इसमें क्या होता है। अब वो चूंकि उसे याद करने की भी जरूरत नहीं थी, फिगर वो उस सिस्टम से गुजरा था, उसे याद आ जाता हाँ ये पर्ची बनती थी, पर्ची पहले बनती थी बाद में नहीं बनती थी। और फ्री में मेडिसिन क्या सहूलत थी, हमें मैनेजर पूछा फ्री में, हमें पता ही नहीं था फ्री में, ये सवाल ही नहीं पूछा था। लेकिन जिसने खुद से मेडिसिन ली हो उसको तो सारी उम्र याद रहेगा फ्री में मेडिसिन। तो ये तरीका होता है वॉक थ्रू टेस्ट। ये 2 मिनट में भी समझाया जा सकता है। एग्जाम्पल किस लिए आपको देके समझाया, किसी भी सिस्टम को अगर समझना हो ना, ऊपर सारा जो सिस्टम है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, तो याद रखिए वॉक थ्रू टेस्ट हमेशा कीजिए। सिर्फ डॉक्यूमेंट से अंडरस्टैंडिंग ना लीजिए, ख्वारी जरूर होगी लेकिन उसके बाद आप जो नॉलेज मिलेगा उसका तोड़ कोई नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ख्वारी जरूर, जाहिर आप खुद इमेजिन कर सकते हैं क्या आधे पौने घंटे में, लेकिन उसके बाद उसकी रिस्पेक्ट बढ़ गई हर जगह, मतलब फर्म के अंदर कि भैया ये बंदा जो काम ठीक करता है। भैया वॉक थ्रू टेस्ट समझ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है ऑडिट अप्रोच। ये हमारे अगले कंसेप्ट की बेस भी है। यहां तक इंटरनल कंट्रोल का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, उसका स्टार्ट। हमारे ऑडिट की 2 बड़ी अप्रोचेज है। एक अप्रोच है जिसे कहते हैं सिस्टम बेस्ड अप्रोच, दूसरी ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच। मुझे बताइए, अगर आप ये अंडरस्टैंडिंग हासिल करें और आपको पता चले क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है, क्या आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे रिलाई करेंगे? रिस्क रिड्यूस हो जाएगा? जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे रिलाई करें, हमें पता चल जाए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम गुड है और हमारा रिस्क कम हो जाए, फिर हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी कम परफॉर्म करें, इसे कहते हैं सिस्टम बेस्ड अप्रोच। सिस्टम बेस्ड अप्रोच का मतलब है यहाँ पे सिस्टम से मुराद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है कि क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है और आप इस पे रिलाई कर रहे हैं, ये है सिस्टम बेस्ड ऑडिट। एक होता है ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑडिट, जब क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हो ही ना या हो लेकिन वीक हो, तो फिर हमारी अप्रोच सिस्टम पे, फिर हम इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई नहीं करते, फिर हम क्या करते हैं डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई, फिर ट्रांजैक्शंस की टेस्टिंग बढ़ा देते हैं। इस अप्रोच को क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच या वाउचिंग बेस्ड अप्रोच भी कहते हैं। तो कौन सी अप्रोच आपको अच्छी लगी, सिस्टम बेस्ड या ट्रांजैक्शन बेस्ड? सिस्टम बेस्ड। लेकिन सिस्टम बेस्ड अप्रोच हर ऑडिट में नहीं चलती, कहां चलती है भला? जहां इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग होगा। ठीक है जी। अब आपको एक ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल देते हैं, आपने बताना है कि इसमें कौन से वाला सिस्टम होगा और क्यों होगा। स्मॉल एंटिटी, स्मॉल एंटिटी कहते हैं उस ऑडिट क्लाइंट को जो छोटा सा ऑडिट क्लाइंट हो, जिसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, प्रॉपर कोई नॉलेजेबल पर्सन नहीं होते, जिसका ना कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट है ना ऑडिट डिपार्टमेंट है। जैसे हमारे घर के करीब जितने भी दुकानें हैं, बेकरी वाला हो, किराने वाला है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, बार्बर शॉप है कोई, ये सारे के सारे अगर अपने बिजनेस का ऑडिट करवाना चाहे करवा सकते, रिक्वायर्ड नहीं है, स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं, लेकिन अगर वॉलंटरी ऑडिट करवाना चाहे, मैं भी किसी बैंक से लोन लेना हो, करवा सकते हैं। आपका क्या हाल है इन स्मॉल एंटिटीज पे? किनमें? स्मॉल एंटिटीज पे, जिनमें 2 4 5 एम्प्लॉइज होते हैं, वही सारा काम कर रहे होते हैं, अलग से कोई डिपार्टमेंट्स नहीं होते। आपके ख्याल में सिस्टम बेस्ड ऑडिट अप्रोच चलेगी या ट्रांजैक्शन बेस्ड? ट्रांजैक्शन बेस्ड क्यों? क्योंकि इसमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ही नहीं, अगर हो भी तो लाइकली टू बी वीक है। अब हम फिर अगला सवाल यही है कि अगर कभी स्मॉल एंटिटी हमसे ऑडिट करवाने के लिए आ जाए, तो क्या हमें उसको ना कर देना चाहिए कि सर हम तो बड़े बड़े कंपनीज का ऑडिट करते हैं, छोटी छोटी आप हमारे लेवल से नीचे है, चले जाए, हमने ऐसे होना चाहिए? भाई जब बड़ा क्लाइंट आ ना रहा हो
तो छोटे छोटे क्लाइंट से टाइम पास करना होता है। तो छोटे छोटे क्लाइंट का ऑडिट वैसा ही होना चाहिए जैसा एक बड़े क्लाइंट का ऑडिट है। बोले यस के नो? वैसा नहीं होना चाहिए। तोप से चिड़िया थोड़ी मारनी है। जिस तोप से आपको हाथी मारना सिखाया है, अब हाथी नहीं है, चिड़िया आ गई सामने, तो तोप चलाएंगे कि उसके लिए गुलेल अलग से होनी चाहिए, उसके लिए अलग से होनी चाहिए। अब सुने गुलेल अप्रोच। क्या? अगर क्लाइंट छोटा हो, स्मॉल है, उसका ऑडिट कैसे करना है। अब क्या सीखने जा रहे हैं हम? क्लाइंट छोटा हो कैसे करना है। छोटे क्लाइंट को क्या बोलते हैं भला? स्मॉल एंटिटी। क्या बोलते हैं? अच्छा, स्मॉल एंटिटी से पहले मुझे बताएं, ये आपने जितने भी सिस्टम को समझ लिया, जितना भी सिस्टम था, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझा? कितने एलिमेंट्स थे? कौन कौन से? कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिसर्च, कंट्रोल एक्टिविटी, मॉनिटर। ओके, इसको लिखना चाहिए कहीं? इंटरनल कंट्रोल को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, तो हर चीज को डॉक्यूमेंट करते हैं हम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डॉक्यूमेंट करने के 3 तरीके हैं। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, तरीका जो मर्जी अपना ले। पहला तरीका है नरेटिव नोट्स। तरीका मैं बताऊंगा, आपने उसका एक फायदा एक नुकसान बताना है। अगर एक फायदा एक नुकसान बता दिया तो इसका मतलब आपको समझ आ गई। ठीक है, तरीका बताऊं पहला? किस चीज का तरीका? डॉक्यूमेंट, किस चीज की डॉक्यूमेंटेशन? पहला तरीका है नरेटिव नोट्स। नरेटिव नोट्स का मतलब होता है पैराग्राफ फॉर्म में इंग्लिश की शक्ल में आप नोट्स लिखिए। जैसे केस स्टडी नहीं होती, केस स्टडी कोई ना कोई सिस्टम ही बता रही होती है, उसी तरीके से इंग्लिश में पैराग्राफ फॉर्म में आप लिख के दीजिए। सिस्टम नोट, सिस्टम बनाइए कि ये हो रहा है, पहले सबसे पहले ऑर्डर इधर जाता है, फिर उसके बाद ये होता है, इनवॉइसिंग में ये होता है, ये होता है, ये होता है। एक तरीका ये है, इसको बोलते हैं नरेटिव नोट्स। एक दूसरा तरीका है, वो है क्वेश्चनर। क्या है? उसमें क्वेश्चंस की हम स्टैंडर्डाइज्ड लिस्ट बना लेते हैं। हर क्लाइंट को कहते हैं भाई हमें सारी कहानी ना सुनाओ, पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, बाद हमने सवाल लिखे हैं, सवाल का जवाब दे दो बस। पहला सवाल, क्या सेल्स ऑर्डर एक्सेप्ट करने से पहले क्रेडिट लिमिट चेक होती है? आगे लिखा होगा यस या नो। यस है तो यस पे टिक लगाओ, नो है नो पे टिक लगाओ। क्या गुड्स रिसीव होने पे उनकी क्वालिटी इंस्पेक्ट होती है? ये सवाल है। आगे यस या नो, होती है तो यस लगाओ, नहीं तो नो लगाओ। क्या हर मंथ एंड पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनती है? ये सवाल है। इसके आगे क्या लिखा होगा? 2 डब्बे होंगे, एक डब्बा कौन सा होगा? यस, दूसरा डब्बा कौन सा होगा? नो। इसको बोलते हैं क्वेश्चनर। तीसरा तरीका भी डॉक्यूमेंटेशन का है। तीसरा तरीका क्या है? डायग्राम की शक्ल में। जैसे आपने देखा होगा वो कभी पार्क वगैरह में जाए ना, पूरे पार्क का नक्शा वो स्टार्ट में बना लेते हैं जी, इधर ये चीज़ है, इधर ये चीज़ है, इधर ये चीज़। तो उसी तरीके से मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैप है वो एक ही पेज में बन जाता है। उसे कहते हैं फ्लो चार्ट, कि स्टेप नंबर 1 में ये हो रहा है, फिर उसके बाद डायग्राम के जरिए से। डायग्राम, क्योंकि डायग्राम में क्या फायदा होता है, पूरा सिस्टम एक नज़र में आपके सामने आ जाता है। आपने मुहावरा सुना होगा, ए सिंगल पिक्चर शोज थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। वो बात जो हजारों अल्फाज के जरिए से कम्युनिकेट होती है, एक पिक्चर भी वही मैसेज कम्युनिकेट। यह है फ्लो चार्ट का कंसेप्ट। 3 सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन के कौन कौन से है? नरेटिव नोट्स, क्वेश्चनर। बताइए नरेटिव नोट्स का फायदा क्या है? इजी है प्रिपेयर करने, आपको आते ही हैं। ऐसे लिखना, जिसको ऐसे लिखना आता है वो नरेटिव नोट्स प्रिपेयर कर सकता है। लेकिन इसका नुकसान भी है। क्या? बहुत लेंथी हो जाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, काम की बात दरमियान में ओमिट हो जाती है, काम की बात बाद का दरमियान में ओमिट हो जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ पे कोई कंट्रोल एक्टिविटी स्किप हो गई। यह नरेटिव नोट्स। दूसरा तरीका क्वेश्चनर। क्वेश्चनर का क्या फायदा है? टाइम से, इजी टू प्रिपेयर, यस, इजी टू वैल्यूएट। जितने सारे यस हैं वो क्या है? गुड कंट्रोल। और जितने सारे नो हैं, ये लो, वैल्यूएशन आसान होगी कि नहीं होगी?
वरना तो पढ़ के वैल्यूएट करना पड़ता, वो जो सिस्टम नोट्स पढ़ के वैल्यूएट करना ना, वो बड़ा जजमेंट का काम होता है। क्लाइंट इधर उधर की कहानियां भी बता देता है सिस्टम बताते हुए, उसे ये नहीं पता चलता कि कौन से वाला सिस्टम हमारे लिए रेलिवेंट है और कौन सा नहीं है। वो हमारे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ साथ इररेलिवेंट भी बताना शुरू कर देता है नैरेटिव नोट्स में। क्वेश्चनर में ऐसा नहीं होता, जो क्वेश्चन है उसी के ऊपर फोकस कर रहा होता है। और फ्लो चार्ट, सॉरी, क्वेश्चनर का फायदा क्या है? टाइम सेविंग, इजी टू प्रिपेयर, इजी टू वैल्यूएट। नुकसान क्या है? मिस इन्फॉर्मेशन, क्लाइंट ओवरस्टेट कर सकता है, जो नो है क्लाइंट उसको भी यस कर देगा, टिक टक टक, ठीक है। और एक स्टैंडर्ड लिस्ट हर क्लाइंट में नहीं चलती, हर क्लाइंट का सिस्टम दूसरे से डिफरेंट हो सकता है, एक ही लिस्ट को हर क्लाइंट पे आप नहीं चला सकते। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट में क्या प्लस पॉइंट है? सारी इंफॉर्मेशन एक दफा आपके सामने आ जाती है, टाइम भी कम लगेगा। लेकिन नुकसान क्या है? इसको प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल है, एक्सपर्टीज। और बाद में एक दफा प्रिपेयर होने के बाद चेंज करना हो ना, लग पता जाता है, सिंबल सारे हिल जाते हैं। तब ये अगर आप बनाएंगे आप फ्लो चार्ट, इधर बनने के बाद उसमें चेंज करना मुश्किल। तो बहरहाल ये 3 सिस्टम है। आपके ख्याल में सबसे अच्छा सिस्टम कौन सा है? नैरेटिव नोट्स जो कि बहुत लेंथी हैं, या के फ्लो चार्ट जो कि कम्प्लेक्स है बनाना और उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर हार्डवेयर भी चाहिए, या कि मिडवे अप्रोच क्वेश्चनर? क्वेश्चनर ओके। लेकिन मैं क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, इजी टू, वैसे आपकी मर्जी है, जो मर्जी करे, स्टैंडर्ड ने कहा डॉक्यूमेंटेशन करो, किस तरीके से करो ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो उसमें तो एक प्रॉब्लम थी क्या कि क्लाइंट इसको ओवरसेट कर सकता था, हर जो भी सवाल पूछे यस यस करता रहे। इसका हमने तरीकाकार निकाला, हमने अपने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। अब जरा क्वेश्चन देखिएगा, मैं अगर इसे पूछूं ना, भैया क्या आप क्रेडिट सेल करने से पहले क्रेडिट लिमिट चेक करते हैं? ये क्या जवाब देगा? ओवरस्टेट हो गया, मिस इन्फॉर्मेशन होगी। अब सुनिए जरा, मैं अपने इसी कंट्रोल को वैल्यूएट करने के लिए सवाल कैसे बदल रहा हूं। भाई आप कैसे इंश्योर करते हैं कि पुअर कस्टमर को सेल ना हो? अब देखिए कंट्रोल वही है, सवाल मैंने ऐसे बदला है, अब ये यस नहीं कर सकता। अब अगर मैं ऐसे पूछूं कैसे इंश्योर करते हैं कि आप पुअर कस्टमर को क्रेडिट सेल ना हो, यस, ये जवाब बनेगा कोई? अब इसको कंट्रोल खुद बताना पड़ेगा। अब ये मिस इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, अब ये टिक 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 नहीं कर सकता। इस तरीकाकार को कहते हैं क्वेश्चनर। 2 तरह के, एक है आईसीक्यू इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, एक है आईसीईक्यू इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएशन क्वेश्चन। जो पहला है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा ये काम, वो है आईसीक्यू। और ये दूसरा है कैसे कर रहे हैं ये काम, ये क्या है? आईसीई के। दोनों में फर्क समझ आया? हो रहा है कि नहीं हो रहा? अगर सवाल ये हो भैया ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये क्या होगा? आईसीक्यू। आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि ये काम हो? आईसीईक्यू। क्लियर, समझ आया दोनों में क्वेश्चन? चलिए आखिरी कंसेप्ट, थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताइए, क्या छोटा क्लाइंट बड़ा क्लाइंट एक बराबर? छोटे क्लाइंट का ऑडिट तो पकड़ने नहीं चाहिए, क्या कहते हैं? अच्छा, पिछले साल का आईसीक्यू है, इस साल यूज कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। सिर्फ आपने देखना है चेंज अगर कोई हुआ है तो क्लाइंट से इंक्वायरी करके चेंज को नोट कर लें, बाकी यूज कर सकते हैं। वॉक थ्रू टेस्ट हो गया। स्मॉल एंटिटी लार्ज एंटिटी, दोनों का ऑडिट सीखना है कि सिर्फ लार्ज का सीखना है? स्मॉल एंटिटी का ऑडिट या इंटरनल कंट्रोल वगैरह लार्ज एंटिटी से डिफरेंट, एग्री करते हैं? स्मॉल एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल के फीचर्स क्या होते हैं? स्मॉल एंटिटी छोटी कंपनी होगी, चंद एक लोग होंगे, फीचर्स क्या हैं? केस स्टडी के अंदर या तो स्मॉल एंटिटी का वर्ड यूज करेगा या आपसे कहेगा भैया एक कंपनी है जिसका एक ओनर है और 3-4 लोग साथ काम करते हैं। इससे 3-4 लोगों से आपको पता चल जाएगा स्मॉल एंटिटी। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनर, स्मॉल कंपनी में ओनर बिजनेस के अंदर घुसा होता है, बेकरी का मालिक हर वक्त बेकरी में बैठा हुआ है,
बड़ी कंपनी में तो शेयर होल्डर नहीं होते, डायरेक्टर होते हैं, सेपरेशन होते हैं। एग्री करते हैं एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। हाई लेवल ऑफ ओवरसाइट बाय ओनर, यहां पे जो ओनर है वही चूंकि बिजनेस को चला रहा है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ओनर मैनेजर, सिंगल टर्म है ये, यानी वो ओनर भी है। आप देखिए स्मॉल एंटिटी में अक्सर ऐसे होता है, जो ओनर है वही बिजनेस को मैनेज भी कर रहा है। दूसरा फीचर क्या है, ओनर बिजनेस को मैनेज भी कर रहा है, एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट है उसकी बिजनेस ओनर्स की, और फिर ओनर निगरानी भी कर रहा है, ओवरसाइट भी कर रहा है। फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम, कोई बुक की भी डबल एंट्री, इसका मतलब पता है क्या, डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम नहीं है, सिंगल एंट्री पे चल रहा होता है। तो शेख साहब उधार लेके गए तो डबल एंट्री नहीं होगी, शेख साहब डेबिट सेल्स क्रेडिट, क्या होगा एंट्री, एक कॉपी होगी, उसके ऊपर लिखा होगा शेख साहब का खाता होगा अलग से, उसके ऊपर लिखा होगा आज की डेट के साथ 2000 रुपये का सामान भेजा। फॉर्मल सिस्टम नहीं है। ऑथोराइजेशन और परफॉर्मेंस रिव्यू ये ओनर करता है और ऑन द स्पॉट करता है। सुबह गाड़ी आई, सर जी आज कितनी डबल रोटी चाहिए, 10 डबल रोटी भिजवा दूं आज के लिए। एम्प्लॉय आके बॉस से पूछेगा 10 डबल रोटी ले लें, वो कहेगा नहीं 8 लो। ट्रांजैक्शन की ऑथोराइजेशन फौरी तौर। एम्प्लॉय अगर बैठा होगा सुकून से सो रहा है, क्या ओनर फौरी तौर पे जगा देगा उसको? परफॉर्मेंस रिव्यू कर रहा है। भाई वॉशरूम कहने का गए थे, आधे घंटे बाद आए हो, क्यों? कहेगा सर नहीं गया था, फिर उसके नमाज का टाइम हो गया था, मैंने कहा चलो वुजू करके नमाज पढ़ के एक ही दफा फिर आऊंगा ताकि मैं पूरी तवज्जो मेरी इधर हो। हमने कहा बिल्कुल ठीक। परफॉर्मेंस रिव्यू फौरी तौर पे हो रहा है भाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा? वरना बड़ी बड़ी कंपनी में परफॉर्मेंस रिव्यू पता है कब होता है? साल बाद अप्रेजल रिपोर्ट बनती है जब। लेकिन स्मॉल एंट्री में क्या होगा? तो ये कुछ फीचर्स हैं, इसमें से कुछ फीचर स्मॉल एंटिटी के गुड हैं, कुछ बैड भी हैं। आपको कौन सा फीचर गुड लगा? एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। और कौन सा फीचर बैड लगा? फॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके चलो ठीक, आगे चलते हैं। स्मॉल एंटिटी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है सुन लीजिए। लैक ऑफ एक्सपर्टीज, ओनर होगा ना उसे डेबिट क्रेडिट का कुछ पता नहीं होगा, कंपनी में पता होगा, अलग डिपार्टमेंट होता है आईएफआरएस, इधर इसको कुछ नहीं पता होना, कुछ पूछना भी नहीं है आपने कि इस चीज की एंट्री क्या पास की। एंट्री ना एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो सिर्फ आपको एक दे देगा क्या, कॉपी, सर ये सारा रिकॉर्ड है। आपने उसे ये नहीं कहना जर्नल दे दे, लेजर दे, ट्रायल बैलेंस दे दे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग इक्विटी दे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। लैक ऑफ एक्सपर्टीज, इनएबिलिटी। ड्यूटी नहीं होती भाई, एक ट्रांजैक्शन पे 2 नहीं है, बल्कि 2-4 लोगों का काम एक बंदा कर रहा है। जब हाई टॉप लेवल मैनेजमेंट कंट्रोल्स में इन्वॉल्व होती है तो क्या होता है? वो ओवरराइड। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वीक ऑडिट ट्रेल का मतलब डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, हर चीज क्या लिखत पढ़त में होगी। एम्प्लॉय छुट्टी एप्लीकेशन होगा, सर छुट्टी दे के जरिए अटेंडेंस मार्क करता होगा ना सर, जो न्यू एम्प्लॉइज आए हैं जरा इनका अपॉइंटमेंट लेटर दिखाएं, तो क्या कहेगा? इधर नहीं होता अपॉइंटमेंट लेटर, ये समझे हमको। तो डायरेक्टर होंगे इनके, नहीं होगी। तो फिर बताइए आपके का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लाइकली टू बी स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? ठीक है, इसलिए कंट्रोल पर रिलाई करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो कौन सी अप्रोच अडॉप्ट करेंगे, सिस्टम बेस के सब्सटेंटिव बेस? क्या कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? सिस्टम ही नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम छोड़ है, डॉक्यूमेंट मैनुअल सिस्टम नहीं है, यहाँ पे जुबानी गुलामी कर रहे हैं। कैश तो के लिए तो क्लाइंट के पास भी कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए। तो इसमें सब नो रिलायंस ऑन कंट्रोल्स, मोर सब्सटेंटिव प्रोसीजर, कैश का भी इस्तेमाल। क्लियर जी?
ये है स्मॉल एंटिटी का ऑडिट कैसे होगा। स्मॉल एंटिटी, तीन चीजें बताएं। स्मॉल एंटिटी के फीचर पता चल गए, स्मॉल एंटिटी में नॉर्मली रिस्क क्या होते हैं पता चल गए, और इफेक्ट ऑन ऑडिट अप्रोच क्या होगा। स्मॉल एंटिटी में हमने ऑडिट अप्रोच क्या रखनी है, कौन सी अप्रोच रखनी है हमने, कंट्रोल पर लाइन नहीं करना, मोर सब्सटेंटिव और कंप्यूटर का भी इस्तेमाल नहीं करना। छोटा क्लाइंट छोटी अप्रोच, क्लियर। मैनेजमेंट, अगर सीधे मैनेजमेंट डायरेक्ट कंट्रोल में इन्वॉल्व हो तो दो तीन नुकसान क्या होंगे, इसके कंट्रोल्स को ओवरराइड करेंगे, उन्हें सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, बाकी टॉप लेवल मैनेजमेंट को ज्यादा। एक बड़ी कंपनी देखिए, छोटी कंपनी में एक मैनेजर जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल में एंगेज, समझ में आता है सब कुछ उसकी नजरों के सामने चल रहा है। क्या बड़ी कंपनी में भी टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है उससे डिटेल कंट्रोल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए? नहीं, ये एक अच्छा नहीं समझा जाता। लेवल होते हैं ना, मॉनिटरिंग करे, कंट्रोल एक्टिविटी एग्जीक्यूशन ना करे। चले 12, इसको छोड़े। अब बताइए स्मॉल एंड हो गया आपको। अब एक मिनट, कोई केस स्टडी की प्रैक्टिस भी हो जाए। अभी प्रैक्टिस नहीं ना किया, नशा टूट रहा है। कोई नहीं 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 नहीं, कल नहीं, कल कोई क्लास नहीं, आज आखिरी क्लास है, आज आखिरी क्लास है। एक दो केस स्टडी होती है, ऐसे ना करें। हम ये तो कह सकेंगे हमने तकरीबन रोज केस स्टडी की है, ऐसा ही है ना। नहीं करनी चलिए दो तीन एक काफी, चलिए ना मेरी ना आपकी दो, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये स्टडी नंबर 4 लेटेस्ट में से करते हैं ना, जरा पुरानी वाली तो निस्बतन आसान होंगी शायद। आइडेंटिफाई एनी weakness and suggest a related control to strengthen the system। कह रहा है कोई सी 5, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, यकीन करें। इसने ये भी कह सकता था हर एक वीकनेस की अलग अलग 3-3 कंट्रोल बताओ, लेकिन उसने क्या बोला है, हर एक के 5-5 बताओ कि टोटल सबके 5 कंट्रोल बताओ, मुझे सिर्फ ये बताएं टोटल एग्रीगेट। ओके, ABC and Company Chartered Accountant has been appointed as the auditor of Food Pro Limited. While obtaining an understanding of accounting and financial reporting process, the audit semi-senior has documented the following for review of audit senior। ये डॉक्यूमेंट हुआ क्या, FPL utilizes an off-the-shelf accounting system। off-the-shelf कौन सा होता है भला, रेडीमेड जो होता है। एक होता है bespoke। bespoke का मतलब क्या होता है, जो खुद से कह के बनवाया हो। ऑफ द शेल्फ अकाउंटिंग सिस्टम आर रिकॉर्डिंग एंड प्रोसेसिंग इट्स ट्रांजैक्शन। चलो कोई सिस्टम तो है ना, सिस्टम तो है। द जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, गुड। व्हाइल ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मैन्युअली प्रिपेयर्ड ऑन स्प्रेडशीट बाय द अकाउंटेंट। सिस्टम से डायरेक्ट होनी चाहिए, यस। आधा काम सिस्टम ने किया, आधा काम तो हो सकता है सिस्टम से बैलेंस आप सही एक्सट्रैक्ट ना करें, एरर हो जाए। तो पहली गलती क्या है, spreadsheet manually prepare। Next, transactions are initially recorded on manual vouchers। Manual vouchers are reviewed, checked and approved by chief accountant। Once the voucher is approved, it is sent for data entry। बताइए क्या है, मैनुअल वाउचर। मैनुअल प्रिपरेशन हो रही है, मैनुअल वर्क में क्या होता है, चांस ऑफ एरर बढ़ जाता है। तो अप्रूवल बैक नहीं, ये अलग दे रहा है अप्रूवल। अप्रूवल में क्या मसला है, अप्रूवल सेम पर्सन नहीं दे रहा, रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है भला, रिकॉर्डिंग कोई और कर रहा है, ये तो चीफ अकाउंटेंट अप्रूवल कर दे रहा है, रिकॉर्डेड कोई और कर रहा है कि यही कर रहा है, क्या रिकॉर्डिंग चीफ अकाउंटेंट ही कर, नहीं मेरा नहीं ख्याल रिकॉर्डिंग से। हाँ मुझे नहीं ये सेंस मिल रही, इसमें एक है मैनुअल वर्क वाला है, दो हो गए।
डाटा एंट्री इज कैरीड आउट बाय जूनियर अकाउंट, यानी जब वाउचर बन जाता है तो डाटा एंट्री कौन कर रहा है? फ्रॉम वेरियस टर्मिनल बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम डाटा ओनर्स। डाटा ओनर होते हैं जो डाटा सेंड कर रहे हैं, सच है सेल परचेज एंड पेमेंट। सेल परचेज और पेमेंट से डाटा इसको मिल रहा है, ये उसकी बेस पे डाटा एंट्री कर रहा है। डाटा एंटर्ड बाय जूनियर अकाउंटेंट इज ऑटोमेटिकली प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम विदाउट एनी फर्दर मैनुअल इंटरवेंशन। क्या प्रॉब्लम है? मसला इसमें नहीं है डाटा एंटर्ड बाय जूनियर अकाउंटेंट, मसला है विदाउट एनी फर्दर मैन। क्या प्रॉब्लम है ढूंढे? इंडिपेंडेंट। मुझे बताएं, एक पर्सन डाटा एंट्री कर रहा है, उसके काम को कोई दूसरा बंदा चेक करे कि एंट्री ठीक की है कि नहीं, या ना करे? डाटा एंट्री कर रहा है इनपुट कंट्रोल में, क्या दूसरे पर्सन को रिव्यू करना चाहिए या नहीं? किसी भी पर्सन का काम दूसरे पर्सन को रिव्यू करना चाहिए, तो जो डाटा एंट्री कर रहा है क्या इसका काम किसी दूसरे को रिव्यू करना चाहिए? यस। ये तीसरी गलती, तीसरा प्रॉब्लम हो गई। और जाहिर है कंट्रोल आपको पता है, उसको करेक्ट कर लें। कंट्रोल को रिकमेंड करना तो प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो कंट्रोल वीकनेस का अपोजिट है। कंट्रोल वीकनेस अगर सामने हो तो क्या कंट्रोल एक्टिविटी सजेस्ट कर सकते हैं? हाँ, शाबाश। 4. Inventory valuation sheets are provided by warehouse manager at month end to be posted in the system. क्या प्रॉब्लम है? हाँ, इन्वेंट्री वैल्यूएशन वेयर हाउस मैनेजर को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसे कंप्लीट एक्सपेंसेस का नहीं, परचेज प्राइस का पता होगा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस का पता नहीं होगा। तो ये वीकनेस है। क्या? वैल्यूएशन वेयर हाउस नहीं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को करनी चाहिए। अच्छा, दूसरा आ गया, ये शायद आप ना पिक कर सके, लास्ट वन के बैलेंसिंग एंट्रीज टू कैलकुलेट ऑन मंथली कंजम्पशन ऑफ मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ सेल टू बी पोस्टेड इन सिस्टम एज बैलेंसिंग एंट्रीज। यानी जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है वो सिस्टम में पोस्ट की जाती है ताकि बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करके कंजम्पशन के तौर पे रिकॉर्ड की जाए। सही या गलत? क्या प्रॉब्लम? आपको एग्जैक्ट बैलेंस ही पता नहीं चलेगा किस पॉइंट पे क्या है। यानी दूसरे अल्फाज में ये पीरियोडिक सिस्टम यूज कर रहा है, परपेचुअल नहीं। पीरियोडिक सिस्टम यूज करना वीकनेस है, क्योंकि इसमें आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम बुक बैलेंस आपके पास नहीं होता। पीरियोडिक और परपेचुअल में फर्क पता है ना आपको? चलिए, ये क्वेश्चन एक और हो जाए, वीकनेस ही है ना, हो जाए। थोड़ी थोड़ी एम्बिगुअस सी थी वीकनेस, है ना इसमें ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी। क्या थी? कौन कौन सी क्लियरली आपने आइडेंटिफाई कर ली पहली नजर में? मैनुअल वाली दो आ गई, फिर उसके बाद वेयर हाउस वैल्यूएशन वाली, रिव्यू आइडेंटिफाई कर ली थी आपने, बस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, टाइटन प्रोडक्ट लिमिटेड। डिस्कस 3 कंट्रोल फॉर ईच चैलेंज फेस्ड बाय टीपीएल। टोटल 3 बताने हैं कि हर एक के 3 बताने? हर एक के 3। इसका मतलब है एक्सटेंशन अप्रोच लगानी पड़ेगी, एक के 3 करने पड़ेंगे। एक के करते हैं जी। टाइटन प्रोडक्ट्स लिमिटेड ऑपरेट्स इन हाईली डिसेंट्रलाइज्ड मैनर। अच्छा, इसमें क्या सिर्फ कंट्रोल बता, वीकनेस तो नहीं ढूंढनी, वो वीकनेस तो नहीं पूछ रहा। अगर कोई स्टूडेंट इधर वीकनेस डिस्कस करके आ जाए उसे नंबर मिलेंगे? एग्जामिनर कमेंट्स में क्या कहेगा भला? स्टूडेंट से रिक्वायरमेंट को ठीक से पढ़ा ही नहीं, मैंने सिर्फ कंट्रोल पूछा था, उसने वीकनेस भी बता दिया, मैंने वीकनेस के नंबर नहीं दिए, कंट्रोल में जो ठीक था उसके नंबर दिए। Titan Products Limited operates in highly decentralized manner with each of its 3 plants having significant autonomy over procurement process. TPL's procurement strategy emphasizes rapid sourcing of minimized production delays, especially for high demand components critical to their manufacturing process. System understanding बता रहा है। However, this autonomy has led to several challenges. अब बताएं, पहला, several plants have entered into
बाइंडिंग परचेज एग्रीमेंट्स विद वेंडर्स विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन, अंडरलाइन करें। क्या कंट्रोल होना चाहिए? In some cases, the unauthorized commitments were discovered only after the goods had been delivered and invoices received, leaving the company with significant unapproved financial obligations. क्योंकि प्रॉपर ऑथोराइजेशन नहीं है, किसी चीज की जरूरत होती है, जो भी बंदा जो है वो परचेज ऑर्डर इश्यू कर देता है, तो जो चीजें काम की हो वो भी आ रही हैं और जो काम की नहीं है, क्या कंट्रोल है? मेन कंट्रोल मेरे जहन में एक ही आ रहा है, क्या? ऑथोराइजेशन। अब बताएं, एक्सटेंशन करें इसकी, अप्रूवल होनी चाहिए, तो वो तो वही है, मेन कंट्रोल यही है, विदाउट कि अप्रूवल, हर परचेज ऑर्डर से पहले अप्रूवल होनी चाहिए बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, और इसके गिर्द घुमाए एक्सटेंडेड कंट्रोल बनाए। हाँ जी, जो परचेज ऑर्डर अप्रूव हो चुके हैं उनको पीरियोडिकली, बाद में सही लेकिन रिव्यू करें कि कहीं कोई अननेसेसरी चीज तो परचेज नहीं की गई। दो हो गए, और सेग्रीगेशन ड्यूटी को रिलेट करें कैसे? जो यूज करने वाला है इन्वेंट्री, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसको परचेज ऑर्डर इशू नहीं करने चाहिए। और दूसरा, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल होता है कि एक बंदा सारे परचेज ऑर्डर अप्रूव नहीं करता, फाइनेंशियल हिरार्की होती है कि 1 लाख तक का ऑर्डर ये पर्सन अप्रूव करेगा, 1 लाख से 5 लाख तक ये अप्रूव करेगा, 5 लाख से ज्यादा का ये अप्रूव करेगा। चलिए 3-4 आगे रिलेटेड देखिए, फिर बता दूं, मेन एक या बाकी आपके एक्सटेंडेड कंट्रोल निकलेंगे। दूसरा, देयर हैव बीन इंक्रीजिंग इंस्टेंसेस ऑफ कोल्यूजन बिटवीन प्लांट प्रोक्योरमेंट ऑफिसर एंड सर्टेन वेंडर्स। वेंडर्स और हमारा परचेज ऑफिसर मिलकर फ्रॉड कर रहा है, लीडिंग टू इन्फ्लेटेड प्राइस एंड किकबैक्स। एक तो मेरे जहन में फौरन आ रहे हैं इन्फ्लेटेड प्राइस, क्या? जितने भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हैं उनका मार्केट प्राइस के साथ इंडिपेंडेंट कंपैरिजन किया जाए किसी पर्सन को, ताकि महंगी चीजें फौरन आइडेंटिफाई हो जाए। The decentralized nature of procurement process has made it difficult to detect such fraudulent activities. बताइए और क्या हो? परचेज मैनेजर खुद बता दिया डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से फ्रॉड, तो क्या करें? यानी सारी परचेज, बजाय ये कि 3 प्लांट है अलग अलग हो, एक ही सेंट्रलाइज परचेज हो। 2 हो गए, एक सेंट्रलाइज परचेज, दूसरा प्राइस का कंपैरिजन एक्चुअल मार्केट प्राइस के साथ। तीसरा क्या? रोटेशन किसकी करें? रोटेशन ऑफिसर की भी कर सकते हैं, रोटेशन वेंडर की भी लिस्ट होनी चाहिए, और कोटेशन सेंड करें, जो मिनिमम कोटेशन दे उससे बाइंग करें। वरना ये तो किकबैक वाले मुमी तौर पे हाई रेट पे चीजें बेचते हैं, क्योंकि हाई रेट पे चीजें बेचेंगे तो कमीशन बनेगा ना, आधा पार्टी को भी देना है। तो मैनेजर की भी रोटेशन कर सकते हैं, वो भी ठीक है, और वेंडर का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है और कॉन्ट्रैक्ट देने का क्राइटेरिया, वो भी वैल्यूएट करना चाहिए। यानी कॉन्ट्रैक्ट कम से कम 3 लोगों से कोटेशंस कॉल करें, फिर मिनिमम वाले को ऑर्डर देना चाहिए। स्पेसिफिक उसका जो जिसके साथ उसकी अरेंजमेंट होगी हमेशा ऑर्डर उसी को देता होगा ना, क्या बाकी से कोटेशन कॉल करता होगा? तीसरा, ड्यू टू लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड वेंडर वैल्यूएशन क्राइटेरिया, लैक ऑफ, तो क्या हो, SOPs हो के वेंडर को कैसे सेलेक्ट करना है, इसे क्या बोलते थे? प्री क्वालिफिकेशन। Some vendors have been awarded contracts based on personal relationship rather than objective performance. क्या करें? बायस हो गया, क्या करें? इंडिपेंडेंट। पूछे हर कॉन्ट्रैक्टर या एम्प्लॉय से, क्या उनका आपस में रिलेशनशिप तो नहीं, कोई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप बताएं। 2 हो गए, एक क्राइटेरिया हो और दूसरा अवार्ड देने से पहले पूछ लें कि आपका कोई रिलेशनशिप तो नहीं कंपनी के एम्प्लॉय के साथ। दिस हैज रिजल्टेड इन पुअर सप्लायर परफॉर्मेंस, फ्रीक्वेंट डिलेज एंड इनकंसिस्टेंट प्राइसिंग। फ्रीक्वेंट डिलेज कैसे करें?
फ्रीक्वेंट डिले प्रॉब्लम है ना, कैसे रिजॉल्व करें? ऑर्डर दे दिया, ड्यू डेट थी 20, चीजें आ रही है 27, 28, 29, 30 को। फॉलो अप, पेंडिंग परचेज ऑर्डर का टाइमली फॉलो अप हो। इनकंसिस्टेंट प्राइसिंग है, ये कैसे कंट्रोल होगा? यानी इनकंसिस्टेंट प्राइसिंग का मतलब क्या है? परचेज ऑर्डर में कोई और प्राइस तय हुई है, इनवाइस किसी और प्राइस की आ रही है। इनवाइस को परचेज ऑर्डर के साथ कंपेयर करें, ठीक है जी। विद सम प्लांट्स पेइंग सिग्निफिकेंटली मोर फॉर द सेम गुड एंड सर्विस देन अदर। तो ये हमने प्राइस कंपैरिजन इंडस्ट्री के साथ भी करेंगे तो ये पता चल जाएगा। कुछ समझ आए? पक्का? चलिए, ये था हमारा पहला लेक्चर पार्ट ए, जिसमें क्या सीखा हमने? इंटरनल कंट्रोल की थ्योरी और फिर 2 क्वेश्चंस किए हमने। इंटरनल कंट्रोल की थ्योरी में हमने एलिमेंट डेफिनेशन, लिमिटेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सीखे, फिर डॉक्यूमेंटेशन, और फिर खास तौर पे स्मॉल एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे डिफरेंट है लार्ज एंटिटी से, ये सीखा। कुछ समझ आया? चलिए एक दफा क्विकली रीड करना चाहे तो रीड कर लें। ऐसा करते हैं 7 मिनट की लेते हैं ब्रेक, 10 मिनट की कर लेते हैं, ये ठीक है, मैं भी सोच रहा हूँ 10 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं। 4 बजे फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर कल हमने सरसरी सा कुछ कंसेप्ट पढ़े थे ना, हाँ जी, आज उसको फिर हम कंप्लीट करेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे, एक एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, और फिर एज यूजुअल केस स्टडीज की प्रैक्टिस करेंगे। केस स्टडी की प्रैक्टिस तो करनी है ना जी। लेक्चर का ये हिस्सा यहाँ खत्म करते हैं।